हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि बेटा हमने लास्ट क्लास में कुछ डायपोल मोमेंट रिलेटेड बात की थी और हमने डायपोल मोमेंट निकालना सीख लिया था। और हमने ये भी सीखा था कि किसी के पास अगर लोन पेयर हो तो उस लोन पेयर वाले केस में हम डायपोल मोमेंट को कैसे निकालते हैं। तो लोन पेयर वाले केस में हमने देखा था कि उसमें हाइब्रिडाइज और अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल को देखते हैं और उसमें अगर हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में लोन पेयर पार्टिसिपेट कर जाता है तो वो लोन पेयर क्या करते हैं, कल्लू काम का होता है ना। और जो नहीं कर पाता है उसको क्या बोलते हैं, लल्लू बोलते हैं। और उसका हम डायरेक्शन देख के अपना डायपोल मोमेंट निकालते थे। ठीक है, तो हमने जैसे अल्कोहल के और सल्फर के केस में देखा था कि वहां पे डायपोल मोमेंट की कंडीशन 0 होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है बेटा, आज हम बात करेंगे उसी का एक छोटा सा पार्ट बचा था, हाँ, आयनिक करेक्टर, कि हम किसी में भी आयनिक करेक्टर कैसे निकालते हैं। परसेंटेज आयनिक करेक्टर, एस करेक्टर नहीं, आयनिक करेक्टर, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। एस करेक्टर अलग हो गया और आयनिक करेक्टर ऑफ डायपोल मोमेंट में कैसे निकालते हैं उस चीज को सीखेंगे। तो हेडिंग डालिए, बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कैलकुलेशन ऑफ ये ठीक है ना वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें वायर में, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। डालो बेटा हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक करेक्टर। ठीक है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोई आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उसमें आपको क्या देखना, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। हम किसी भी मॉलिक्यूल को ये नहीं बोल सकते कि वो 100% आयनिक है या 100% कोवेलेंट है। तो हमें क्या पता चलता है, कोवेलेंट बॉन्ड में भी आयनिक करेक्टर होता है। तो कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपको डायपोल मोमेंट पता होना चाहिए। और डायपोल मोमेंट अगर आपको पता होगा तो आप उसका परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हो इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, कि एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितना परसेंटेज आयनिक करेक्टर है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। करते हैं बात, बढ़ते हैं अपने आगे। किस तरीके से, देखो, तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर का जो फॉर्मूला होता है बस वो याद रखना है। सिंपल टर्म है, डायपोल मोमेंट ऑफ म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू थियोरेटिकल इनटू 100। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि ऑब्जर्व और थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट क्या होता है और आप आसानी से निकाल सकते हो। ऑब्जर्व वाले का मतलब होता है कि उसमें ऑब्जर्व कितना है और थियोरेटिकल वाले में देखना कि कैलकुलेटेड कितना है। अगर वो चीज आपको पता है तो आप किसी का भी परसेंटेज आयनिक करेक्टर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड में कैलकुलेट कर सकते हो। तो वहां पर एक आपको एक डायपोल मोमेंट आपको गिवन होगा और दूसरा आपको थियोरेटिकल कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक दूसरे को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसके अंदर इतना परसेंटेज आयनिक करेक्टर होगा। क्या मेरी बात ये समझ में आ रही है? आ रही है तो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ऑब्जर्व कैसे देखोगे और थियोरेटिकल को कैसे देखोगे। देखो, मेरे पास कोई एक बॉन्ड है ए बी, मेरे पास दो बॉन्ड है ए बी। तो देखो, थियोरेटिकल में क्या मान के चलते हैं, थियोरेटिकल में मानते चलते हैं कि अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसमें क्या बोलोगे कि पार्शियली इसके पास कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज पहुंचा होगा और इसके पास कंप्लीटली कितना बचा होगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहां पे आप बताओगे कि ट्रांसफर जो होगा नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज वो कंप्लीटली ट्रांसफर होगा। क्या मान के चलोगे, कंप्लीटली चार्ज ट्रांसफर। जब इसमें बेटा आप कंप्लीटली चार्ज ट्रांसफर मानोगे तो आप बताओगे इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज पहुंचा होगा, कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज पहुंचा होगा और इसके पास कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और वो चार्ज की वैल्यू क्या होती है, 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, है ना। और अगर आपको ऑब्जर्व, इसको बोलेंगे बेटा म्यू ऑब्जर्व, इसके बीच में कौन मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी कुछ इस तरीके से होगी और उसके लिए बोलेंगे म्यू थियोरेटिकल। म्यू थियोरेटिकल कितना होगा, चार्ज इनटू लेंथ, है ना। तो क्या लिख सकते हो यहां पर,
1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम इनटू लेंथ। लिख सकते हो बेटा इस तरीके से। लेकिन ऑब्जर्व में क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ इसके पास थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज गया होगा, थोड़ा पॉजिटिव चार्ज बचा होगा, है ना। उसमें हम बस देख के चलते हैं कि नॉर्मली उसके पास थोड़ा सा पॉजिटिव होगा और उसके पास पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब कंप्लीटली ट्रांसफर करके नहीं चलते, पार्शियली मान के चलते हैं। तो इस तरीके से बोलेंगे कि अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो हम ये मान के चलते कि पार्शियल इसके पास पॉजिटिव होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा। हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे तो इसके लिए कौन सा डायपोल मोमेंट होगा, म्यू ऑब्जर्व। और म्यू ऑब्जर्व आपको वहां पर गिवन होगा। थियोरेटिकल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। थियोरेटिकल के लिए क्या कंडीशन है कि कंप्लीटली ट्रांसफर चार्ज होगा और आपको पता होगा वो चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, 1.6 10 की पावर 19 कूलम। एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, आपको शायद ये चीजें क्लियर हो जाएं। लिखो बेटा, क्वेश्चन में यह है कि म्यू ऑब्जर्व आपको दिया है 1.25 डी का मतलब डी बाई, और आपको मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि जो डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है वो कूलम मीटर होती है। क्या होती है बेटा, कूलम मीटर होती है। तो एक आपको मैंने ये भी बताया था 1 डी बाई बराबर कितना होता है, हाँ याद आ रहा होगा, 1 डी बाई इक्वल टू होता है 3.3 10 की पावर माइनस के 30 कूलम मीटर, है ना। उसको ईएसयू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन आती है तो ही आंसर आप सही निकाल सकते हो। ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक आप एग्जाम के अंदर हमेशा करके आते हो। क्वेश्चन बहुत इजी होता है, पूछने का पैटर्न बहुत इजी होता है, हमेशा बच्चा क्या करके आता है, यूनिट कन्वर्जन में मिस्टेक करके आता है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, जब भी आप केमिकल बॉन्डिंग हो या फिजिकल का हो या इनऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन आए न्यूमेरिकल टाइप का, तो सबसे पहले उसमें आपको यूनिट देखनी है कि जो क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर यूनिट क्या दी हुई है और फाइनल आंसर है उसके अंदर यूनिट क्या है ना। हाँ, इस चीज का हमेशा ध्यान रखोगे और आप निकालोगे। ठीक है बेटा, तो इसने बोला बॉन्ड लेंथ आपकी, बॉन्ड लेंथ कितनी गिवन कर रखी क्वेश्चन के अंदर, इसने 2.65 एंगस्ट्रॉम फॉर HBr मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, अब आपको इसमें क्या निकालना है, परसेंटेज आयनिक करेक्टर। तो फिर इसने बोला कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर। ठीक है बेटा, आपको ये कैलकुलेट करना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको जो गिवन डाटा है उसको लिखना पड़ेगा। तो लिखो बेटा गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या गिवन दिया है इसने, देखो HBr मॉलिक्यूल है, तो HBr में इस तरीके से डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो आपको क्या चाहिए परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने के लिए, थियोरेटिकल डायपोल मोमेंट चाहिए। ठीक है, तो थियोरेटिकल को कैसे निकालेंगे, थियोरेटिकल को निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा कि ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हाइड्रोजन से, तो हमारा जो चार्ज है कंप्लीट क्या हुआ होगा बेटा, ट्रांसफर हुआ होगा, है ना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले गिवन डाटा लिखो। गिवन डाटा में म्यू ऑब्जर्व कितना दिया है, म्यू ऑब्जर्व कितना दिया है बेटा, 1.25 डी। ठीक है, लेकिन हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो किस में आता है, कूलम मीटर में आता है। किस में आता है बेटा, कूलम मीटर में। तो कूलम मीटर में बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, म्यू, तो 1 डी इक्वल टू कितना होता है, 3.33 10 की पावर माइनस के 30 कूलम मीटर। ठीक है बेटा, तो हमारा ये हो चुका है। तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू ऑब्जर्व 1.25 इंटू 3.3 10 की पावर माइनस के 30 कूलम मीटर कर सकते हो बेटा, ये हो गया। अब उसके बाद क्या दिया, बॉन्ड लेंथ दी है, एल की वैल्यू कितनी दी है, 2.65 एंगस्ट्रॉम। इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 2.65 10 की पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है आपका, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। बात समझ में आ रही है।
अब यहाँ से क्या करेंगे, म्यू थ्योरेटिकल निकालेंगे। तो म्यू थ्योरेटिकल निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, म्यू थ्योरेटिकल पता होने के लिए आपको चार्ज इनटू लेंथ पता होनी चाहिए। तो आप थ्योरेटिकल में चार्ज कितना मान के चलोगे, 1.6 10 की पावर माइनस के 19 इंटू एल। एल की वैल्यू जो भी आपकी होगी वो आप यहाँ पे पुट कर दोगे, एल की वैल्यू यहाँ पे ये गिवन है, ठीक है बेटा। तो आप क्या करोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे, परसेंटेज आयनिक करेक्टर इक्वल टू म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल इंटू 100, ठीक है बेटा। जैसे ही इसको रखोगे तो आपका परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना आएगा, IC इक्वल टू, आप वैल्यू पुट करो बेटा, 1.25 10 की पावर 3.33 10 की पावर माइनस के 30 डिवाइडेड बाई 1.6 10 की पावर माइनस के 19 इंटू एल की वैल्यू कितनी दे रखी, 2.65 10 की पावर माइनस के 10, और आपका बेटा फिर मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर इक्वल टू जो भी आपका कैलकुलेशन करके आएगा वो आपका डायपोल मोमेंट होगा, तो सॉरी परसेंटेज आयनिक करेक्टर होगा। तो किसी भी आप कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या निकाल सकते हो, परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हो। ध्यान रखना बेटा, उसमें आपको म्यू ऑब्जर्व गिवन होगा, थ्योरेटिकल आपको निकालना पड़ेगा। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना, यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। अब देखो ऊपर भी कौन सी यूनिट आएगी, कूलाम मीटर, और नीचे भी क्या आ जाएगी, कूलाम मीटर, और डिवाइड कर दो, जो भी आपका आएगा आंसर वो आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। या फिर आपको करना पड़ेगा, अगर आपको दोनों को डी में लेकर चलना है तो आपका जो थ्योरेटिकल निकल के आएगा वो कूलाम सेंटीमीटर में आएगा, फिर आपको उससे जो आपका 1D होगा उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे भी चल सकते हो, जो आपको मेथड सुटेबल लगे, लेकिन खासकर यूनिट कन्वर्जन का जरूर ध्यान रखना। ये अभी भी बोल रहा हूं बेटा, जब तक आप यूनिट कन्वर्जन को सही नहीं करोगे हमेशा आंसर आपका गलत आएगा, और आपका आंसर अकॉर्डिंग टू यूनिट कन्वर्जन के भी मिलेगा और विदाउट के भी मिलेगा। तो आपको आंसर ऐसे लेके चलना है कि हमारे यूनिट कन्वर्जन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी और आप यहाँ से परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे, ये छोटा सा टॉपिक था डायपोल मोमेंट के अंदर, और जो भी हमने डायपोल मोमेंट के अंदर पढ़ा था वो अप्रोक्सीमेटली सब कुछ खत्म हो चुका है। आज हम बात करेंगे बैक बॉन्ड की। किसकी बात करेंगे बेटा, बैक बॉन्ड कि बैक बॉन्ड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो हेडिंग डालो बेटा, बैक बॉन्ड। देखो अगर मैं बैक बॉन्ड की बात करता हूं तो बैक बॉन्ड ऐसे नाम से पता चल रहा होगा, बैक बॉन्ड मतलब कोई पीछे से आकर डोनेट करे किसी वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर, तो उसके थ्रू जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उसको बोलेंगे बैक बॉन्ड। बात समझ में आ रही बेटा, कि कोई भी पीछे से खाली ऑर्बिटल में आए, किसी के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो और वो किसी ऑर्बिटल जो वैकेंट ऑर्बिटल हो उसमें अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, और तो वहां पे कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। जहां तक मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, वहां पर कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, बैक बॉन्ड। ध्यान रखोगे। तो बैक बॉन्ड क्या होता है बेटा, एक वीक बॉन्ड होता है। तो पहला पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज नॉट परमानेंट बॉन्ड, ठीक है। ये कोई भी एक परमानेंट बॉन्ड नहीं है, कभी भी टूट सकता है कभी भी बन सकता है, लेकिन ये बॉन्ड एक पाई बॉन्ड से क्या होगा, वीक बॉन्ड होगा। पहले हमेशा आपको ध्यान रखना है कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, पहले हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, देन उसके बाद पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन ये बैक बॉन्ड जो होता है पाई बॉन्ड से क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। लिख सकते हो ए वीक पाई बॉन्ड, ठीक है। क्या होता है, ए वीक पाई बॉन्ड। उसके बाद लिख सकते हो विच इज फॉर्म, उसी के आगे लिख लो विच इज फॉर्म, कैसे फॉर्म होगा, बाई बैक डोनेशन।
which is formed when इलेक्ट्रॉन, उसके बाद लिख सकते हो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एटम is shared into a vacant orbital. बात समझ में आ रही बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। ऑफ, उसके आगे लिख सकते हो, और भी थोड़ा सा अगर इसको बढ़ाना चाहो, जो भी उसका एडजेसेंट एटम होगा, ऑफ लिख सकते हो, ऑफ एडजेसेंट एटम, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ए वीक पाई बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ एटम इज शेयर्ड इन ए वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ ए एडजेसेंट एटम। जो भी उसका एडजेसेंट एटम होगा उसके अंदर जो भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट होगा, उससे कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, बैक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और इसको बोलते हैं बेटा, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लिख सकते हो यहां पर पाई डेटिव बॉन्ड, पाई डेटिव बॉन्ड भी इसको बोलते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा सिग्मा डेटिव बॉन्ड, तो सिग्मा डेटिव बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इसको फिर दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, वीक पाई बॉन्ड, ठीक है ना। वैसे एक आपने सुना होगा सिग्मा डेटिव बॉन्ड, सिग्मा डेटिव बॉन्ड आपने पढ़ा होगा किसके अंदर, कोवैलेंट के अंदर। सिग्मा डेटिव बॉन्ड एक क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था NH4+ के केस में, है ना, अमोनिया कितने बॉन्ड बना सकती है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड, या नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। वैसे ही यहाँ पे बात करें, ये जो पाई वो डेटिव बॉन्ड होता है वो भी क्या होता है, एक वीक पाई बॉन्ड होता है। और सिग्मा डेटिव बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या बोलते हैं, सिग्मा डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। देखो जैसे मैं बात करूं ए और बी, दो एटम है, इसके वैकेंट ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और इसके पास क्या बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल खाली है। मतलब ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा तो कैसे करेगा, देखो पहले इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड बना होगा, फिर ये अपना बॉन्ड को डोनेट करेगा, ठीक है। जैसे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर डोनेट करेगा तो उससे कैसे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, आप लिख सकते हो पाई डेटिव बॉन्ड, पाई डेटिव बॉन्ड। तो जैसे इसकी मैं फॉर्मेशन लिखूं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बात समझ में आ रही, एरो से दिखाएंगे उसको कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके वैकेंट ऑर्बिटल में क्या कर दिया बेटा, शेयर कर दिया, तो उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, पाई डेटिव बॉन्ड बोलेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर सिंगल बॉन्ड कोड इसकी फॉर्म में आए, एरो की फॉर्म में, उसको बोलेंगे सिग्मा डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलेंगे। तो आपको देखने को ऐसा लगेगा कि ये पाई बॉन्ड है, लेकिन एक्चुअल में पाई बॉन्ड नहीं होता, वीक पाई बॉन्ड होता है। जैसे ये डोनेट करके दिखाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, पाई डेटिव बॉन्ड बोल देते हैं, ठीक है। तो अब इसकी कंडीशन क्या है कि पाई जो डेटिव बॉन्ड होगा कहां बनेगा, कैसे बनेगा, हमें सारी चीजें सीखनी है। देखो अगर मैं बात करूं कब बनेगा कब नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये पाई वीक डेटिव बॉन्ड कब बनता है, ये बनता है सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं या एटम्स बोल लो, तो ये बनेगा फॉर्मेशन ऑफ, लिख सकते हो हेडिंग डाल के, फॉर्मेशन ऑफ पाई डेटिव बॉन्ड, ठीक है। तो कब फॉर्मेशन होगी इसकी, जब कोई सेकेंड पीरियड का एलिमेंट या एटम्स बोल दो, एलिमेंट किसको अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करे, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट को, सेकेंड से सेकेंड में या सेकेंड से थर्ड में,
सेकेंड पीरियड एलिमेंट से किस में जाए, वो थर्ड में जाए, तब आपका कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा बेटा, पाई डेटिव बॉन्ड फॉर्म होगा। लेकिन आपसे पूछे थर्ड से थर्ड, तो कभी भी नहीं होगा। बस ये दो कंडीशन है कि सेकंड से सेकंड में बन सकता है या फिर थर्ड से सेकंड में बन सकता है। बस ये दो कंडीशन जहां फुलफिल होंगी वहां पर आपके चांसेस कौन से बॉन्ड के होंगे, हाँ क्या होंगे बेटा, आपको क्या देखना पड़ेगा, फिर वहां पर डेटिव बॉन्ड देखना पड़ेगा, और जितना ज्यादा डेटिव बॉन्ड बनेगा उतना ही आपका मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो इस फॉर्मेशन का नाम क्या देते हैं हम, बैक बॉन्डिंग। इस फॉर्मेशन का नाम क्या देते हैं, बैक बॉन्डिंग या बैक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको बेटा, बैक बॉन्डिंग। नाम सुना होगा कि बैक बॉन्डिंग क्या होती है, बैक बॉन्डिंग ये होती है। बात समझ में आ रही बेटा। तो जब भी आपका बैक बॉन्ड बनेगा तो वहां पर कौन सी बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे होगा। जैसे आपने एग्जांपल का नाम सुना होगा BF3। BF3 का नाम सुना है बेटा। BF3 के आउटर मोस्ट शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोरोन के पास 3, और बेटा 3 उसने इसको डोनेट कर दिए फ्लोरीन को, तो तीनों का शेयरिंग हो रहा होगा इस तरीके से। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। फ्लोरीन के पास कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन। तो अब ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, तो फ्लोरीन तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, देखा होगा बेटा इस तरीके से। तो इसने तो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए शेयरिंग के थ्रू, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो कैसा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। इसने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। अब देखो जब इसने शेयर किए होंगे तो इसके पास भी इसके इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, तो 2 4 6, इसके पास कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा बेटा, जो भी इसके पास p ऑर्बिटल खाली होंगे उनको क्या करेगा, वो भरने की कोशिश करेगा और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की कोशिश करेगा। तो इसके पास क्या होंगे बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल खाली पड़े होंगे। कौन से, वैकेंट p ऑर्बिटल, क्योंकि बोरॉन कौन सी फैमिली का होता है, सेकंड पीरियड का, और सेकंड पीरियड में कौन से ऑर्बिटल मिलते हैं हमें, p ऑर्बिटल। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की कोशिश करेगा और क्या सा बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, बैक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो सेम कंडीशन ये भी कर सकता है, सेम कंडीशन ये वाला भी कर सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, अगर समझ में आ रही है तो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा ये, मैं इधर दिखाता हूं आपको, इधर रफ कर देता हूं फिर बताता हूं बेटा। देखो जैसे ये ऐसा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो हमारा इनके ऊपर पार्शियल डेटिव बॉन्ड कैरेक्टर जनरेट हो जाएगा, और इसी का नाम क्या हम बोलेंगे, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, बोरोन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और इनके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, क्योंकि तीनों फ्लोरीन के पास क्या लोन पेयर है और तीनों क्या शो करेंगे, बैक बॉन्डिंग शो करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बात आती है बेटा समझ में। अब हम कंपेयर करेंगे कि बैक बॉन्ड किसके अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, किसके अंदर वीक होगा। जैसे मैं बात करूं BC BF3 BCl3 BBr3 BI3। बढ़ते हैं आगे अपने टॉपिक की तरफ, चलो देखते हैं बेटा। अब मैं इसको रफ करता हूं, फिर आपको एग्जांपल लेता हूं, कंपेयर कराता हूं। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा, इसको रफ करता हूं फिर आगे बढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं कि किस में बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, किस में वीक होगी। देखो देखा बेटा, तो अब हम कंपेयर करेंगे
इनको क्या बोलते हैं, BCl3, Br3, BF3, इनको लुईस एसिड भी बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, लुईस एसिड भी बोलते हैं। तो लिखो कंपेयर, हेडिंग बना के लिख लो, फिर उसको हम कंपेयर करेंगे। हेडिंग बना के लो, कंपेयर लुईस एसिड, कंपेयर ऑफ लुईस एसिड character in BF3, BCl3, BBr3, BI3। मतलब बोरोन सब में सेम है, फ्लोरीन एटम के जो भी ग्रुप के एलिमेंट हैं वो सब जगह वेरी कर रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताओ बेटा, जर्नली आपका ऑर्डर क्या होना चाहिए। मैंने लास्ट टाइम जब बात की थी लुईस एसिड और लुईस बेस की, वहां पे भी डिस्कस किया था, लेकिन मैंने वहां पे ये बोल के छोड़ दिया था कि हम इसका जो करेक्टर ऑर्डर लगाते हैं वो ये अलग अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगाते हैं, कि जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, उसका भी क्या करेक्टर ज्यादा होगा, बैक बॉन्डिंग का ज्यादा होगा, है ना। तो ऑर्डर आना चाहिए BF3, BCl3, BBr3 और BI3, लेकिन वहां पर ऐसा ऑर्डर देखने को नहीं मिला था, वहां पे मैंने क्रॉस लगा के छोड़ दिया था। बोले जब हम आगे बैकबोन की बात करेंगे तब इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो उससे पहले हम बताते हैं बेटा, तो बोरोन की अगर मैं बात करूं तो बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5। तो ऑर्बिटल का कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p1, है ना। अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे BF3 की, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो BF3, BCl3, सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp2। तो sp2 के लिए कौन सी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सी होती है बेटा, ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा तो इसमें अगर मैं बात करूं तो 2s आउटर मोस्ट शेल में कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, 2s और 2p। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2s में हो गए, 3 ऑर्बिटल किसके हो गए, p के, px, py, pz, और p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ये होती है ग्राउंड स्टेट। कौन सी होती है बेटा, ग्राउंड स्टेट। देखो ये जैसी एक्साइटेड करके जाएगा, कौन से ऑर्बिटल में जाएगा, py में। यही तो हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको बोलते हैं बेटा, लिख सकते हो px, py और pz, इसको बोलेंगे 2s। अब हमारा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, sp2। मतलब हमारे तीनों फ्लोरीन एटम आएंगे और सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देके चले जाएंगे। क्या बन गया बेटा इससे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मुझे बताइए, जब ये sp2 बन चुका होगा, दो p के 2 ऑर्बिटल, s का 1 ऑर्बिटल, हाँ एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है। अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस वैकेंट ऑर्बिटल को क्या करेगा, यूज करेगा। ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है इसको क्या करेगा, यूज करेगा। अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बोरोन क्या करेगा, जो p ऑर्बिटल खाली पड़ा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करवाने की कोशिश करेगा, पेयर्ड कराने की कोशिश करेगा, और वहां पर एक बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कोशिश करेगा। तो वही रिप्रेजेंटेशन BF3 में मिलेगी, वही BCl3 मिलेगी, BR3 में मिलेगी, और आपका बोल सकते हैं BI3 में मिलेगी। लेकिन किसमें बैक डोनेशन ज्यादा होगी, किसके अंदर बैक डोनेशन कम होगी, तो हम बात करते हैं। तो हमने देखा था कि बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, तो हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड, बैक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका बैकबोन उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ऑर्डर क्या आना चाहिए था इनका, सबसे ज्यादा ऑर्डर आना चाहिए था BF3, फिर आपका आना चाहिए BCl3, फिर आना चाहिए था BBr3, फिर आना चाहिए था BI3। मेरी बात समझ में आ रही बेटा, आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है। लेकिन ये ऑर्डर नहीं मिला, कुछ यहां पर एक्सेप्शंस बन गया। तभी तो मैं बार बार बोलता हूं बेटा कि केमिकल बॉन्डिंग को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर देना जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। तो जो भी एक्सेप्शंस है उन पे खासकर फोकस करना कि उनका ऑर्डर क्या होता है।
अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ऐसा ऑर्डर देखने को नहीं मिला, होना चाहिए था ये, तो मतलब ये रूल ये क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है। लेकिन नॉर्मल हम देखते क्या है, जिसके बीच में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उनका बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। फिर यहाँ पर देखो, अगर मैं दो केस लेके चलता हूँ BF3 और BI3, तो जैसे मैं BF3 का लेके चलता हूँ तो आपका कुछ ट्राइगोनल ज्योमेट्री इस तरीके से बनेगी, और इनके पास क्या होगा, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। वैसे इस फ्लोरीन के पास भी क्या होगा, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। वैसे इस फ्लोरीन के पास लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। ठीक है बेटा। जैसे ही मैं आयोडीन की बात करूंगा तो BI उसके पास भी 3 लोन पेयर होंगे, और इस आयोडीन के पास भी बेटा 3 लोन पेयर होंगे। वैसे इस आयोडीन के पास भी कितने लोन पेयर होंगे, 3, और इसके पास क्या होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, ये वाले वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। अगर इन दोनों का ऑर्डर लगा लिया तो आपको आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही बेटा? चाय पी लेता हूँ 1 मिनट, फिर बात करते हैं। ठीक है, चलो बात करते हैं बेटा। तो ऐसा क्या हुआ, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, और ये क्या है आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन को पुल ज्यादा कौन करेगा, हाँ ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और ये डोनेट करेगा। कैसे, देखो अगर इसके पास लोन पेयर है तो फ्लोरीन का अगर मैं एटॉमिक नंबर लिखूं तो F9 का आता है 1s2 2s2 2p5, मतलब P के पास कितने ऑर्बिटल खाली हैं, 1 2 3 4 5, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको। एक इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। अच्छा, अब मुझे बताइए ये जो लोन पेयर है ये इसको डोनेट करने की कोशिश करता है, जैसे ही करता है तो ऑक्टेट कहाँ, इस सिंगल बॉन्ड के साथ कंप्लीट हो गई है, इस सिंगल बॉन्ड के साथ इसकी क्या होगी, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है। हाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है, लेकिन फिर भी वो बैक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। जब तक उसको पॉसिबिलिटी दिखेगी वो बैक बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा, अगर एक ऑर्बिटल के, एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। लेकिन इसमें ऐसा क्या हुआ कि इसका बैक बॉन्ड सबसे वीक हो जाता है और इसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बात करते हैं, हाँ क्योंकि इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये अगर डोनेट करता है तो क्या कर लेता है, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है, लेकिन इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने के कारण, बात समझ आ रही बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने के कारण क्या करता है, अपने बैक बॉन्ड को बना नहीं पाता है। दूसरा रीजन ये दे सकते हैं कि जैसे ये बैक बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, स्मॉल साइज होने के कारण, 3 लोन पेयर होने के कारण इनके बीच में रिपल्सन शुरू हो जाता है। कौन सा, लोन पेयर रिपल्सन शुरू हो जाता है। तो ये चाहता है कि मैं बॉन्ड बनाने से ज्यादा अच्छा है कि मैं अपने स्टेट में स्टेबल रहूं, कि मेरा कोई भी लोन पेयर मेरे पास से ना जाए। बात समझ में आ रही? जैसे हम बोल सकते हैं पहले जमाने में जो शादियां होती थी, अभी भी होती हैं, लेकिन अब तो मॉडल जमाना आ गया है, सब अपने आप को पसंद करते हैं एक दूसरे को देख के कि ये हमारे लिए बढ़िया, ये नहीं है ना। अब तो मॉडल जमाना, मॉडल हो गए, हम भी मॉडल हो गए। तो पहले क्या होता था, पहले पता ही नहीं रहता था कौन कहाँ है कैसा है, तो पहले यही सोचते थे कि यार बचपन में जैसे बच्चा पैदा होता था उसको बोल देते थे चलो ये बच्चे की शादी तुम्हारे बेटे के साथ, तुम्हारी बेटी के साथ होगी, है ना, इस तरीके से साथ बोल देते थे। लेकिन ये फ्लोरीन पुराने जमाने वाली बात को फील करके चलता था कि घर का माल घर में रहे, है ना, ऐसी तो बोलते थे कि घर का माल कहाँ रहे, घर में, कहीं बाहर ना जाए। तो वही चीज यहाँ पे है कि अपने लोन पेयर को क्या चाहता है, ये डिस्टेबलाइज करना नहीं चाहता है। ये सोचता है कि जो मेरा लोन पेयर वो मेरे पास ही रहे, किसी और के पास ना जाए। क्यों? क्योंकि उसको पास पता है कि अगर एक बॉन्ड और बना लेगा तो वो अपनी स्टेबिलिटी को खोना स्टार्ट कर देगा। मतलब टेंडेंसी है बैक बॉन्ड बनाने की, टेंडेंसी है बैकबोन बनाने की, क्योंकि कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, इसके पास भी 2p ऑर्बिटल है, इसके पास भी 2p ऑर्बिटल है। और मैंने एक बात बताई थी कि जब भी बैकबोन होगी तो 2p सेकेंड पीरियड के बीच में होगी और सेकेंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड के बीच में होगी। तो थर्ड पीरियड के पास क्या होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, जिनके पास, जिनका नाम दिया था डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, है ना।
तो इसमें क्या होगा, जैसे ही बेटा डोनेट करेगा तो इनके बीच में झगड़ा शुरू हो जाएगा लोन पे। जैसे घर में हम भी झगड़ा करते हैं कि पापा हमें तो खाने को मिल नहीं रहा, आप इसे और उठा के ले आए, है ना। पर पापा का दिल देखो इतना बड़ा है कि वो उसको एडजस्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। हम कौन है, लोन पेयर। हम बच्चे कौन है, लोन पेयर है। फ्लोरीन कौन है, पेरेंट्स है ना। तो वही चीज है कि इनके बीच में लोन पे रिपल्सन होने के कारण और फ्लोरीन का स्मॉल साइज होने के कारण यहाँ पर बैकबोन की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन आयोडीन के केस में क्या होता है, आयोडीन का साइज बड़ा है, साइज बड़ा तो इसके पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। अपने लोन पेयर को क्या कर लेगा, अपने वैकेंट ऑर्बिटल के साथ मिनिमाइज कर लेगा और अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, जिसका नाम दिया जाएगा फिर पाई डेटिव बॉन्ड। तो ये आसानी से डोनेट कर देता है, जबकि ये आसानी से डोनेट नहीं कर पाता है। तो आप ऑर्डर बता सकते हो कि जहां पर लोन पे रिपल्सन मिनिमाइज होगा, मिनिमम हो जाएगा, वहां पर बैकबोन बनने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम इन चारों एटम के बीच में, चारों मॉलिक्यूल के बीच में अगर हम बात करें तो किसका आपका बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगा, तो आपका ऑर्डर मिलता है बैक बॉन्ड का बेटा, एक्सेप्शंस बन जाता है ये एक्सपेरिमेंटल। कौन सा मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है Bi3, देन उसके बाद Br3, फिर उसके बाद BCl3 और उसके बाद BiF3। तो यहां पर रीजन लिख सकते हो ड्यू टू मोर लोन पेयर रिपल्सन। बात समझ में आ रही है। यहां पर लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा एंड स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम। ठीक है, एक तो स्मॉल साइज है, ऊपर से क्या उसके पास तीन लोन पेयर है, तो कैसे अपने आप को स्टेबलाइज करेगा, जिस वजह से बैक बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पर वीक फॉर्म होता है। और यहाँ पर इसका साइज ज़्यादा होने के कारण इसके पास बहुत सारे वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, डी ऑर्बिटल। तो ये क्या करेगा, अपने आराम से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और अपने रिपल्सन को भी मिनिमाइज कर लेगा। बात समझ में आ रही है। तो आपका ऑर्डर ये है, ये एक्सपेरिमेंटल ये वाला ऑर्डर देखने को मिला था, और हमारे थियोरेटिकल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑर्डर ये होना चाहिए कि बैकबोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर ये ऑर्डर फेल हो गया था। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज देखते हैं। साइज देखने के बाद पता चला कि जो हमारा आयोडीन है उसका जो बैक बॉन्डिंग है वो सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो जो भी एक्सेप्शंस जहाँ भी बनता है, प्लीज़ फिर से बोल रहा हूँ बेटा, उनको हमेशा याद करके चलना है। कुछ चीज़ें हैं इनऑर्गेनिक के अंदर आपको याद रखनी है। अभी कई सारे चैप्टर ऐसे आएंगे इनऑर्गेनिक के अंदर, आपको सिर्फ और सिर्फ रटना है और याद करना है। तो इनऑर्गेनिक को जितना रिवाइज कर सकते हो, जितना उसको लर्न कर सकते हो बैठ के, उतना ही आपका फायदा। रटे हुए नंबर है, रटे रटाए। डायरेक्ट ऑर्डर पूछा जाएगा कि ऑर्डर अरेंज कीजिए बैक बॉन्डिंग का इसमें, तो आपका अगर याद होगा तो डायरेक्ट बता दो कि इसमें कोई कंसेप्ट थोड़ी लगाना है तो है, बात खत्म होगी। एक्सपेरिमेंटल देखा गया। अब एक्सपेरिमेंटल को ना तो आप चेंज कर सकते हो ना मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है यहाँ पर आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एप्लीकेशन पार्ट की, कि रफ करूं इसको मैं। अब हम एप्लीकेशन पार्ट की बात करेंगे, किसकी बेटा, बैक बॉन्डिंग की। तो लिखो, हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। बेटा इसको फिर से बता रहा हूं, इसको याद कर लेना। हेडिंग डालो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ बैक बॉन्डिंग। ठीक है, पहले पॉइंट में लिखना कंपैरिजन ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर, कंपैरिजन ऑफ लुईस एसिड कैरेक्टर इन हैलोजन। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था
BF3, BCl3, BBr3, BI3। ऑर्डर क्या देखने को मिलता है ये, ठीक है बेटा। दूसरा एप्लीकेशन में क्या लिख सकते हैं, पहला केस खत्म हो गया, दूसरे में लिखो बॉन्ड लेंथ, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। देखो जहां पर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी वहां पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि क्या करेगा बेटा, वो डबल बॉन्ड पाई करेक्टर को जनरेट करने की कोशिश करेगा, और डबल बॉन्ड पाई करेक्टर क्या करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाता है। जैसे मैंने बात की होगी, उसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड पाई करेक्टर में एस करेक्टर भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो जहां पर एस करेक्टर ज्यादा इंक्रीज होगा वहां पर आपका जो बेटा है बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। ये चीज हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी कि हमारा जो बॉन्ड लेंथ होता है किस पे इंडिपेंडेंट करता है, हाँ परसेंटेज एस करेक्टर पे। तो जैसे जैसे डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे परसेंटेज करेक्टर भी बढ़ता चला जाता है। जैसे मैं बात करूं एसपी, एसपी के अंदर कितने ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा एसपी, और एसपी के लिए परसेंटेज करेक्टर कितना होता है 50%, sp2 में कितना होता है 33%, और sp3 में कितना होता है 25%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही है तो बेटा लिखो। अगर मैं बात करूं यहां पर बॉन्ड लेंथ, BF बॉन्ड लेंथ इन BF3 एंड BF4 माइनस, बता सकते हो बेटा। तो BF3 का मॉलिक्यूल किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से होगा, और इसके पास क्या होगा लोन पेयर, ये लोन पेयर इसको डोनेट करने की कोशिश करेगा मतलब बैक बॉन्डिंग कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर BF4 की बात करूं, फ्लोरीन 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 और निगेटिव चार्ज, देखो इसका स्ट्रक्चर बनता है टेट्राहेड्रल। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, दिमाग में लगाते हैं कि जब निगेटिव चार्ज आएगा तो उसके ऊपर लोन पेयर बन जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बेटा वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन के साथ अपना बॉन्ड तो बना रहा है, तो अब यहाँ पे फाइनली क्या होगा, जीरो। देखो बोरोन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, 3, और एक निगेटिव चार्ज आ गया तो कितने हो गए टोटल 4, और 4 ही बॉन्ड बना रहे हैं। तो तब भी मैं जब भी मैंने बताया है आपको, ये बताया है कि जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन किसी की कैलकुलेट करोगे तो आप जो नेगेटिव चार्ज है उसको कहाँ मान के चलोगे, सेंट्रल एटम पे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे। एक नेगेटिव चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 2 होंगे तो 2, फिर उसके अकॉर्डिंग बॉन्ड बनाने शुरू कर दो। तो देखो यहाँ पर फ्लोरीन बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 3, और एक नेगेटिव चार्ज आ गया 3, 3 और एक कितना हो गया 4, लाइक ए कार्बन एटम। कार्बन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो देखो चारों ने एक एक बॉन्ड बना लिया, और किसकी तरह प्रॉपर्टी शो करेगा, एक कार्बन की तरह, और कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा टेट्राहेड्रल। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखो BF4 कितनी होगी sp3, और इस यहाँ पे कितनी होगी sp2। अब यहाँ पे दोनों में बता सकते हो, दोनों मेथड से बता सकते हो कि परसेंटेज एस करेक्टर कहाँ ज्यादा होगा, इधर ज्यादा होगा या इधर ज्यादा होगा। जिधर परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा दिखेगा उधर उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, और जिधर ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर, अब sp3 है यहाँ पे sp2 है, तो परसेंटेज एस करेक्टर इसमें ज्यादा होगा इसमें कम होगा, है ना। इसमें एस करेक्टर कितना होगा 33, और इसमें कितना होगा 25। तो आप यहां से भी डायरेक्ट ऑर्डर बता सकते हो, या फिर दूसरा बैक बॉन्ड से बताओगे कि बैक बॉन्ड में की पॉसिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही आपका बेटा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा, उतना ही उसका परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा। क्योंकि बैक बॉन्डिंग से कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, हाँ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, पाई डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और जब आपका पाई करेक्टर बढ़ेगा तो परसेंटेज करेक्टर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, और मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। तो इसमें जनरली देखा जाए इसमें बैक बॉन्डिंग शो कर रहा है, लिख सकते हैं ड्यू टू, तो आपका बेटा बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, इसमें लिख सकते हैं ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। और जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी उतना मॉलिक्यूल क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। और यहां पर देयर इज नो एनी टाइप बैक बॉन्डिंग, क्योंकि बोरोन ने क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, तो यहां पर कोई भी बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। जब यहां पे किसी भी टाइप की बॉन्डिंग शो नहीं होगी तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। या डायरेक्ट बता सकते हो हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो, और आप उससे भी बता सकते हो। तो कभी कभी आपकी हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए
तब आप देखना बैक डोनेशन कि कौन किसके पास ऑर्बिटल खाली है, जो जितना लुईस एसिड करेक्टर शो करेगा उसमें बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा हैं। फिर दूसरा पॉइंट आप चेक करोगे कि दोनों ग्रुप जो हैं वो सेकेंड या थर्ड पीरियड के हैं या नहीं। अगर है तो बैक बॉन्डिंग 100% पॉसिबल होगी, अगर नहीं है तो फिर अपना दूसरा कंसेप्ट लगाएंगे, साइज के अकॉर्डिंग देखेंगे या परसेंटेज करेक्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे या फिर कुछ और फैक्टर लगाएंगे। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और क्लियर हुई हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, BF4 माइनस की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी कंपेयर टू BF3। BF3 के केस में क्या बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन BF4 में कोई भी चांसेस नहीं है, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड का, बोरोन भी सेकंड पीरियड का। लेकिन इस केस में क्या कर लिया, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के कारण तो कोई भी किसी भी टाइप की बैक डोनेशन को शो नहीं करता है। ठीक है बेटा, तो यह दूसरा क्वेश्चन बोल सकते हैं कि बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो आपका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, और क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा उतनी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होती चली जाएगी। ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम लिखवाई है ना, लिखवाई है। आगे फिर से डिस्कस करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की। अभी हमने बात की थी आयनिक स्पीसीज के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो एक बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बताया था, हाँ 1 + π/σ। उससे जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा उसकी बॉन्ड लेंथ भी उतनी ही कम होगी। या ऐसे बोल सकते हो जिसकी बैक डोनेशन ज़्यादा होगी उसका बॉन्ड ऑर्डर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 1 आएगा, डबल बॉन्ड में निकालते हैं तो 2 आता है, और 3 में निकालते हैं तो 3 आता है। तो इसमें क्या होता है, बैक डोनेशन से डबल बॉन्ड करेक्टर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जब डबल बॉन्ड कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पर आपका बॉन्ड ऑर्डर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आप दोनों रीजन दे सकते हो, बैक बॉन्डिंग का भी और बॉन्ड ऑर्डर का भी दे सकते हो। अगर हाइब्रिडाइजेशन दोनों में कंपेरेबल आ रही है उसके अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हो। ठीक है बेटा, तो लेकिन मैं बोलूंगा कि सबसे पहले आप उसमें चेक करना मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड ऑर्डर या फिर बैक बॉन्डिंग, ये पहला फैक्टर लगाना। दोनों में से कोई भी, या तो बैक बॉन्डिंग लगानी है या फिर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। अगर वो चीज़ें कॉमन हो रही है फिर दूसरा फैक्टर लगाएंगे। ठीक है, इसको नोट करो, मैं इसको रफ करता हूँ, फिर और टाइप के मॉलिक्यूल लेते हैं। देखो मैं बात करूं, अभी मैंने हेलोजन के बीच में बात करी थी, अभी मैं बात करता हूं बोरोन का दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूं। तीसरा पॉइंट एप्लीकेशन लिखो, कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ इन BOH का होल थ्राइस एंड BOH का होल 4। तो BH जो आपका BOH का जो होल थ्राइस होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, बोरिक एसिड। तो इसका स्ट्रक्चर आपने कुछ इस तरीके से भी देखा होगा, H3BO3। ठीक है, इसको मॉडिफाई करके लिखा गया। कभी कभी बच्चे इसको बेस की तरह भी काम करा लेते हैं। किसकी तरह कंसीडर करते हैं, एक बेस की तरह, क्योंकि सर इसके पास OH है तो एक बेस होगा। नहीं बेटा, उसको मॉडिफाई कर, देखो H पहले 3 इधर है, ऑक्सीजन है, तो दोनों को एक साथ मिक्स करके लिख दिया, उनको एक साथ जोड़ के लिख दिया। तो इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो BOH ऐसे BOH वैकेंट ऑर्बिटल होगा। वैसे इसकी बात करें बेटा BOH4 की, सिमिलर होगा इसके तरीके से। यहाँ पे फ्लोरीन को हटा के किसको लगा दिया, OH को, OH 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 निगेटिव चार्ज। तो यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3, यहां पर कितनी होगी इसकी sp2। इसके पास फ्री लोन पेयर होंगे और इसको डोनेट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी। तो बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, परसेंटेज S करेक्टर भी इंक्रीज होगा और बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी, डिक्रीज।
जोन सा भी फैक्टर आपको अच्छा लगे अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग बढ़ने के कारण बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप बताइए बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, इसकी। वैसे हाइब्रिडाइजेशन से बता सकते हो sp3 या sp2, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम हो जाए तब आपका दूसरा फैक्टर लगाओगे। देखो सबसे पहले आपको चेक करना है किसी के मॉलिक्यूल के अंदर, सबसे पहले आपको चेक करना है क्या, मॉलिक्यूल के अंदर सबसे पहले आप देखोगे बैक बॉन्डिंग। अगर बैक बॉन्डिंग मिलती है तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल वही स्टेबल होगा। अगर बैक बॉन्डिंग के बाद देखोगे बॉन्ड ऑर्डर, अगर बॉन्ड ऑर्डर होगा तो बैक बॉन्डिंग भी होगी, तो फिर बॉन्ड ऑर्डर चेक करोगे, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी उसकी कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर के बाद फिर देखोगे आप परसेंटेज एस करेक्टर, उसके बाद आप देखोगे क्या बेटा, परसेंटेज एस करेक्टर के बाद देखोगे, फिर तो कुछ देखना ही नहीं है, हो जाएगा। वैसे बैंड रूल देखते हैं उसके बाद कि अगर बैंड रूल, फिर बैंड रूल आपका फाइनली बता देता है कि कौन मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप ऑर्डर लगा लेना, जितना बैक बॉन्ड होगा उतना ही ज़्यादा आपका बॉन्ड एंगल होगा, बैक बॉन्डिंग होगी उतना ही बॉन्ड ऑर्डर भी होगा, ज़्यादा होगा उतना ही आपका क्या होगा, परसेंटेज एस करेक्टर भी इंक्रीज होगा, और आपकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस ऑर्डर को बेटा फॉलो कर लेना, रफ करें इसको, नोट कर लो, मैं इधर और एग्जांपल लेके चलता हूं। ठीक है बेटा, ये सारा केस कब मिलेगा, जब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा और आपके जो ग्रुप प्रेजेंट होने चाहिए 2p मतलब सेकेंड पीरियड एंड सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड, तभी आपकी बैक बॉन्डिंग होगी, तभी आप उसमें ऑर्डर लगा सकते हो। अगर उसके बाद कोई और फैमिली का आ जाता है तब आप वहां पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, फिर डायरेक्ट दूसरा फैक्टर लगाएंगे। ठीक है बेटा, इसको नोट करो, फिर और एग्जांपल लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं। देखो अगर मेरे पास 3 मॉलिक्यूल है, लिखो बेटा अरेंज, अब मैं क्वेश्चन के थ्रू पूछता हूं आपसे, अरेंज इंक्रीजिंग, या लिख लो अरेंज ऑर्डर एन BnR3 का होल थ्राइस। फिर दूसरा ले लिया मैंने बेटा यहाँ पे R2 करो बेटा, R2 का होल ट्वाइस, एंड BH2NR2 का होल 1, है ना। अरेंज ऑर्डर BnR2 का होल थ्राइस, BHNR2 का होल थ्राइस, BH2NR2 का होल 1। ठीक है, इन इंक्रीजिंग, ठीक है, ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग फॉर्म। ठीक है बेटा, अब आप यहां से क्या करोगे, देखो अब मुझे किसका मॉलिक्यूल निकालना बेटा, तीनों मॉलिक्यूल को लिखो BnR2, ये वैलेंसी पूरी करने के लिए है, लोन पेयर होगा, ऐसे NR, चलो ऐसे लिख लो चाहे वैसे लिख लो, जो सा अच्छा लगे इस तरीके से लिख लो, इसको थोड़ा नीचे करके लिख लो, लोन पेयर NR। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा ले लो मॉलिक्यूल B के बाद HNR R1 R2, ये RR ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा मॉलिक्यूल आप यहाँ पे लिख लो, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आप इसको नोट करो इतने, फिर बात करते हैं। देखो अगर मैं यहां पे थर्ड मॉलिक्यूल लेता हूं BnRRH, अब देखो बेटा यहां पे हाइब्रिडाइजेशन सबकी सेम है,
यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन कम होते जा रहे हैं। एक जगह 3 नाइट्रोजन, फिर 2 नाइट्रोजन, फिर 1 नाइट्रोजन, बस यहाँ से एक इफेक्ट क्रिएट होगा, उस इफेक्ट के थ्रू ही हमें क्या लगाना है। हाँ, अब बोरोन के पास क्या होगा बेटा, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, तो बनाइए वैकेंट ऑर्बिटल। अब मुझे बताओ, जो वैकेंट ऑर्बिटल है बोरोन के पास, कहाँ पर सबसे ज़्यादा बैक बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। हाँ, फर्स्ट वाले केस में बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वाला लोन पेयर भी इसको डोनेट कर सकता है, ये वाला लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है, और ये वाला लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है। मतलब यहाँ पर जो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के चांसेस क्या है, सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर देखो कैसे निकालेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला मैंने बताया था, बॉन्ड ऑर्डर 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा। देखो अब यहाँ पर 1 प्लस, अब इसमें एक ही नाइट्रोजन पाई बॉन्ड बना सकता है, कोई सा भी एक बना सकता है, तो एक पाई बॉन्ड बनाएगा। सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा, क्योंकि तीनों लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो तीनों के पास एक एक सिग्मा बॉन्ड होगा, 3 सिग्मा। ये 1 वाले की बात कर रहा हूँ, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा निकल के, 1.33। हाँ, कितना आएगा बेटा, 1.33। अगर मैं 2 वाले की बात करूं, देखो पाई बॉन्ड क्यों लिया एक, क्योंकि बेटा कोई भी एक नाइट्रोजन, कोई सा भी नाइट्रोजन एक ही तो पाई बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि बोरोन के पास क्या 6 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाएगा, कितने हो जाएंगे 8। मतलब कोई भी एक, पर कंट्रीब्यूशन की साइड कितनी है, तीनों साइड से सेम है, तो हम तीनों को लेके चलेंगे, और तीनों के बीच में क्या सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड एक बनेगा, लेकिन तीनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल है, तो तीनों सिग्मा बॉन्ड काउंट करने पड़ेंगे, 1 प्लस सिग्मा बाई पाई बाई सिग्मा। दूसरे की बात करूं, दूसरे में डोनेशन कितनी है बेटा, ये कर सकता है और ये कर सकता है, हाइड्रोजन तो नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास कोई लोन पेयर होता ही नहीं है, ठीक है बेटा, तो वो तो डोनेट करेगा ही नहीं। उसके बाद हम बात करें तो 1 प्लस बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1 प्लस पाई, एक ही पाई बॉन्ड बना सकता है वो, उसमें भी इसमें भी एक पाई बॉन्ड बना सकता है, तो 1 अपॉन सिग्मा बॉन्ड कितने कंट्रीब्यूट करेंगे बेटा नाइट्रोजन के, 2। भाई ये वाला नाइट्रोजन का भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सेम है, तो कितना होगा 1/2, बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1.5। वैसे थर्ड वाले की केस की बात करें, थर्ड वाले में कितना, एक ही नाइट्रोजन है, तो एक ही बैक बॉन्ड बना सकता है और एक ही पाई बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ पर लिखो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो बेटा पाई बॉन्ड एक बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड कितना 1, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 2। बात समझ में आ रही बेटा, देख लो बेटा पाई बॉन्ड तो सब में एक ही बनेगा, लेकिन वहां पे देखने कितने नाइट्रोजन वहां पे लोन पेयर को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो थर्ड वाले में बॉन्ड ऑर्डर 2 है, 2 वाले में बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, फर्स्ट वाले में 1.3 है, तो इसका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या आएगा, देखो बेटा जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, तो ऑर्डर आपका क्या आएगा 1, 1 के बाद कौन सा आएगा 2, देन 3, और बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो 3, 2, 1, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे ज्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर लिखा है, बॉन्ड लेंथ नहीं लिखा, बॉन्ड लेंथ, और ये क्या आपका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना बेटा। तो आप ध्यान रखना बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बैक डोनेशन देखो, अगर वहाँ पे बैक डोनेशन मिलेगी तो बॉन्ड ऑर्डर भी देखने को जरूर मिलेगा, किसका इंक्रीज होगा किसका डिक्रीज होगा। जितना ज़्यादा वो कंट्रीब्यूशन करेगा अपने लोन पेयर को उसके वैकेंट ऑर्बिटल में, उतने ही उसमें सिग्मा बॉन्ड कंट्रीब्यूट हो रहे होंगे, और एक ही बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि बोरॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और एक ही लोन पेयर अगर उसको पेयर डोनेट करेगा तो 8, तो एक पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी बनेगी, लेकिन सबका क्या इक्वल कंट्रीब्यूशन है, तो सारे बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, तो सारों को बेटा किस में काउंट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड, कि कितने नाइट्रोजन उसको डोनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मुझे मेरी बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं, इसमें अगर लिखना चाहो रीजन लिख सकते हो बेटा, इसके केस में आपको रीजन में बोल रहा हूं, आप लिख सकते हो ड्यू टू डीलोकेलाइज्ड बैकबोन फॉर्मेशन। देखो सारे लोन पेयर क्या कर रहे हैं, अपने आप को डीलोकेलाइज्ड कर रहे हैं वैकेंट ऑर्बिटल के लिए, तो लिख सकते हो ड्यू टू डीलोकेलाइज्ड बैकबोन फॉर्मेशन कोमा द बॉन्ड ऑर्डर इज लेस, bond order is least but bond length is highest।
तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा उनका, कम हो जाएगा, और आपका बॉन्ड लेंथ देख लो, जितने ज़्यादा उसमें लोन पेयर अपने आप को डीलोकलाइज करें उसका बॉन्ड ऑर्डर उतना ही कम हो रहा है। देख लो कितना आया था इसका 1.33, क्योंकि सारे लोन पेयर क्या कर रहे हैं अपने आप को वैकेंट ऑर्बिटल में डीलोकलाइज कर रहे हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगला कौन सी कंडीशन होगी, ये 3 के बाद 4 की बात करेंगे, प्लेनर और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड लेंथ कैसे बताएंगे कि एक मॉलिक्यूल प्लेनर है एक नॉन प्लेनर है, किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी किसकी कम होगी। तो वहाँ पर आपको एक एक्सेप्शंस देखने को मिलेगा, बस समझ जाइए, एक्सेप्शंस है तो कुछ तो गड़बड़ है। दया किधर गया, कुछ तो गड़बड़ है, देखते हो आप, इसको रफ करता हूँ आप नोट करो। फोर्थ एप्लीकेशन डालो, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर, प्लेनर एंड नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में देखना है कि प्लेनर मॉलिक्यूल और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल के बीच में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा किसका कम होगा। देखो रफ करता हूं बेटा, मैं कर दिया मैंने। अब यहां पे देखो मैं 2 मॉलिक्यूल लेके चलता हूं, एक प्लेनर एक नॉन प्लेनर, नाइट्रोजन CH3 का होल थ्राइस, इसको A बोल दिया। B लेके चलता हूं NSiH3 का होल थ्राइस, मतलब दोनों मॉलिक्यूल क्या कार्बन फैमिली के हैं। पहले मैंने वहां पे कार्बन ले लिया, कार्बन के बाद कौन आता है सिलिकॉन। अब एक इनमें प्लेनर है और एक इसमें है नॉन प्लेनर, तो इसमें नॉन प्लेनर कौन होगा, आपका ये वाला नॉन प्लेनर होगा और ये वाला क्या होगा, प्लेनर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे को IIT 2017 में हमने एग्जाम दिया था, तब हमसे भी पूछा गया था, और देख लो बेटा आज आपसे भी पूछा जा रहा है ना। तो आंसर लगाना, सही आंसर बताना, ठीक है, कौन इसमें प्लेनर होगा कौन नॉन प्लेनर होगा। तो जनरली हम कंसीडर करते हैं कि नाइट्रोजन क्या होता है, प्लेनर होता है, देख लो, जबकि CH3 क्या होता है, टेट्राहेड्रल होने के कारण नॉन प्लेनर होता है। वैसे आपका क्या होगा, नाइट्रोजन SiH3 SiH3 SiH3, और इसके पास लिख लो, इस तरीके से बना लो, ठीक है। ये आपका नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इनकी कंडीशन चेंज हो जाती है, इसी वजह से इनको बोला जाता है एक्सेप्शंस। देखो अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं तो कितनी आ रही है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी तो टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगी तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन प्लेनर। सेम कंडीशन की बात करूं 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसकी भी क्या होगी, sp3, तो कैसा होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। मतलब इसके केस में सही मिलता है, इसके केस में गलत हो जाता है। मतलब अब मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, रिवर्स, मतलब जो नॉन प्लेनर था वो प्लेनर हो जाता है, और जो प्लेनर होता है वो नॉन प्लेनर। क्यों, हाँ अभी मैंने एक कंडीशन बताई थी, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग के कारण क्या होता है, वो मॉलिक्यूल अपने आप को प्लेनर बनाने की कोशिश करता है। देखो कैसे करेगा, CH3 ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4, तो उसने चारों बॉन्ड बना लिए होंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो एक सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, 2, तो 2 4 6, और इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे इसने भी सिलिकॉन ने भी 8 कर लिए होंगे, लेकिन आपको ये कौन से पीरियड का, ये 2 का है, ये भी 2 का है, लेकिन ये 2 का है, ये 3 का है। तो 3 वाले में आपको क्या मिलते हैं देखने के लिए, वैकेंट डी ऑर्बिटल। मतलब ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के कारण अब बैक बॉन्डिंग तो शो नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास वही वैकेंट ऑर्बिटल बचा ही नहीं, लेकिन ये क्या करता है, सिलिकॉन के पास क्या पड़े होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल। जैसे मैं सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखता हूँ,
तो आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। SI होता है आपका 14, 1s2, 2s2, 2p, 6, 3s2, 3p2 और 3d0। अब वो उसके पास बेटा d ऑर्बिटल भर भर के खाली पड़े हैं। अभी जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे p को कंप्लीट करने के बाद कहां जाएंगे, d में। लेकिन यहाँ पे तो नाइट्रोजन के पास p ऑर्बिटल ही होता है, स्मॉल साइज होता है। बात समझ में आ रही बेटा? हाँ, तो ये वाला जो अपना लोन पेयर है आसानी से डोनेट कर देता है और क्या शो करता है, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग। अब जब आपको पता है बैक बॉन्डिंग बनेगी तो मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा करेक्टर जनरेट होगा, डबल बॉन्ड करेक्टर जनरेट होगा। तो आपका जो इसका फाइनली स्ट्रक्चर आता है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है, सिंगल बॉन्ड, सिलिकॉन, H3, सिलिकॉन H3, सिलिकॉन H3। मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण अब इसमें कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी, 2p3d बैक बॉन्डिंग। 2p3d बैक बॉन्डिंग, क्योंकि इसके पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं और वैकेंट ऑर्बिटल के साथ क्या होगी, p ऑर्बिटल के साथ क्या बना लिए होंगे इनने, सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए होंगे। जब क्या बचे होंगे खाली, फिर d ऑर्बिटल्स। तो इसमें 2p2p होनी चाहिए थी लेकिन ये स्टेबल हो जाता है और इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण अपने अपनी जो ऑक्टेट जो कोऑर्डिनेशन साइड होती है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता है, उसको एक्सटेंड करने की कोशिश करता है, बढ़ाने की कोशिश करता है। तभी आपने देखा होगा कि तो 3D के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम ज़्यादा बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं कंपेयर टू सेकेंड पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे, sp2। देखो ये वाला भी कर सकता है, ये वाला भी कर सकता है, किसी को भी एक को ले सकते हो और कर सकता है। तो सबके बीच में डबल डबल बॉन्ड इस तरीके का करेक्टर जनरेट हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका, ये बोलो बेटा क्या बन जाएगा, sp2। और sp2 की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, प्लेनर। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसे हो गया ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, प्लेनर, और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है आपका, नॉन प्लेनर। ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा आपका, नॉन प्लेनर, और ये वाला हो जाता है आपका प्लेनर। ध्यान रखोगे, रीजन क्या है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। कौन सी, 2p3 बॉन्डिंग। और हमने अभी बात करी थी कि बैक बॉन्डिंग कहाँ पॉसिबल है, सेकेंड से सेकेंड पीरियड में और सेकेंड से थर्ड पीरियड में। लेकिन यहाँ पे इसके ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण और इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होने के कारण यहाँ पर कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, जिससे जो उसकी जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री निकल के आती वही होती है। लेकिन इसके केस में बैक बॉन्डिंग होने के कारण, वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण तो क्या कर लेता, अपनी बॉन्डिंग को एक्सटेंड कर लेता है और डबल बॉन्ड करेक्टर को जनरेट कर लेता है, जिससे ये नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लेनर मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हो, ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, इस तरीके से बात कर सकते हो। और इसके केस में क्या लिख सकते हो, ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूं, कार्बन केस में ड्यू टू absence ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। जब यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल क्या होंगे, absence होंगे, उपस्थित नहीं होंगे, तो कोई भी टाइप की बॉन्डिंग नहीं होगी, है ना। ठीक है, तो आगे लिख सकते हो, कार्बन एटम कैन नॉट बी शो बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बढ़े आगे बेटा। अब हम बात करेंगे इसमें बात करेंगे अब सोल्यूबिलिटी की, कि सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा होगी। अगली एप्लीकेशन क्या होगी, सोल्यूबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब कोई भी मॉलिक्यूल आएगा, कौन ज्यादा सोल्यूबल होगा, कौन कम सोल्यूबल होगा, उसका ऑर्डर देखेंगे। तो हमने 4 एप्लीकेशन डिस्कस कर ली, 5वीं एप्लीकेशन डालो, सोल्यूबिलिटी ऑर्डर। रफ करता हूं बेटा, इसको आप बना लीजिए। देखो, मैं बात करूंगा बेटा अगले फैक्टर की, 5 सोल्यूबिलिटी ऑफ, सोल्यूबिलिटी ऑर्डर लिख लो खाली।
किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। तो सोल्यूबिलिटी किस पे डिपेंड करती है आपकी, वो भी बैक बॉन्डिंग पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बेटा, बैक बॉन्डिंग पर। चलो रफ कर देता हूँ फिर बात करते हैं इसको। तो बेटा जो भी एक्सेप्शंस आ रहे हैं प्लीज़ उनको अच्छे से याद कर लेना, बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इनऑर्गेनिक के अंदर तो भाई एक्सेप्शन चलते हैं और वो जब तक जियोगे जब तक आपको पढ़ने पड़ेंगे। डॉक्टर बन जाओगे फिर तो कोई बात ही नहीं, जब तक डॉक्टर नहीं हो तब तक तो याद करने पड़ेंगे। चलो इसकी बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसकी। तो मैं कोई भी मॉलिक्यूल लेके चलता हूं, जैसे CF2, CH2, CCl2, इसको बोलते हैं, आपने नाम सुना होगा कार्बीन, सुना है नाम, हाँ वही है कार्बीन है। ये एक टाइप की क्या है बेटा, कार्बीन। जैसे यहाँ पे बोल सकते हो हाइड्रोजन को हटा के F2 लगा दिया तो फ्लोरीन, फ्लोरोकार्बीन, ये आपका हाइड्रोकार्बीन, ये क्लोरोकार्बीन है ना, क्लोरीन के साथ क्लोरोकार्बीन, फ्लोरीन के साथ फ्लोरोकार्बीन, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोकार्बीन। वैसे जनरली जो कार्बीन को डिनोट किया जाता है CH2 से किया जाता है, और उसके दोनों हाइड्रोजन हटा के क्या लगाते हैं, फ्लोरीन। अब इन तीनों में बता रहा है कि बताइए कि सोल्यूबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो हम आप बात करें तो बैक बॉन्डिंग होती है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग कहाँ मिलेगी आपको देखने के लिए बेटा, सबसे ज़्यादा मिलेगी 2p में, उसके बाद कहाँ मिलेगी 2p 3d में। जहां पर 2p ओवरलैपिंग बोल दो या बैक बॉन्डिंग बोल दो, जहां पर ज़्यादा होगी वहां पर उसकी बैक बॉन्डिंग भी ज़्यादा होगी और उसकी सोल्यूबिलिटी ऑर्डर भी ज़्यादा होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बात समझ, देखो 2p का मतलब क्यों बोला और 3d का मतलब क्यों नहीं बोला। 2p स्मॉल स्मॉल के साथ खुश रहेगा, पहले भी एग्जांपल बताया फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमेशा स्मॉल आदमी के साथ खुश रहेगा, बड़ा आदमी बड़े आदमी के साथ, गरीब आदमी गरीब के साथ खुश रहता है, अमीर के साथ खुश नहीं रहता है। बात समझ में आ रही है, अमीर आदमी कभी गरीब आदमी के साथ खुश नहीं हो सकता। बॉन्डिंग हो सकती है लेन देन की, मैं भिखारी तू अमीर, कुछ डोनेशन कर दो, लेकिन इस केस में अगर बात करते हैं तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि जो दो लोग बराबर के होंगे, गरीब आदमी गरीब के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकता है और अमीर आदमी अमीर के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे तीनों का केस पढ़ेंगे। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट में 4, वैसे टोटल कितने होते हैं 6, 1s2, तो 1s तो हमें कंसीडर करना ही नहीं है क्योंकि दूसरा सेल आ जाएगा 2s, तो मुझे 2s लेके चलना है और 2p लेके चलना है। तो 2p में कितने आएंगे, 2p में 2p2, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दोनों बेटा आउटर मोस्ट सेल में ये ऑर्बिटल सेल्स प्रेजेंट होंगी, तो इनकी बात करें, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक्साइटेड होकर कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा, इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ठीक है बेटा। अब यहां पे देखो, अगर हम बात करें तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं और चारों को क्या कराना है, मेरे को पेड कराना है। अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखूं नॉर्मली तो क्या मिलती है, sp2, क्या मिलती है, sp2। देखो कार्बन के पास लोन पेयर 2 बॉन्ड है, तो टोटल कितने मिल गए, 3 मिल गए, तो मतलब इसमें sp2 होगा। तो sp2 के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल जाएंगे, ये, तो उसके पास क्या बचेगा, एक वैकेंट ऑर्बिटल बचेगा जिसके पास क्या है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए किसी के साथ क्या करेगा, ओवरलैपिंग कर सकता है या बैक बॉन्डिंग शो कर सकता है। दूसरा आइटम क्या होना चाहिए, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए जो कार्बन को डोनेट कर दे, है ना। तो कार्बन के पास क्या है, यहाँ पर वैकेंट ऑर्बिटल है। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, इसको रफ कर देते हैं। चलो अब हम एक एक करके तीनों केस की बात करेंगे, किसकी, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन की। तो पहले मैं C और H की बात करता हूं। तो H के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, और एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या बना लिया, सिग्मा बॉन्ड। और ये क्या आपका कार्बीन, ये भी वैकेंट है। कार्बीन भी क्या होती है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बीन के पास 6, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो कार्बन के पास क्या होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल होंगे। तो इसके पास भी नहीं है कुछ भी, इसके पास भी, तो यहाँ पर कोई भी
नो बैक बॉन्डिंग, कोई भी टाइप की बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे क्लोरीन की बात करूं और फ्लोरीन की बात करूं, अब यहां पे कार्बन के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है और फ्लोरीन के पास क्या लोन पेयर है, तो आसानी से इसको डोनेट कर सकता है और क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है ना। तो यहां पे कौन सा ऑर्बिटल खाली है, 2p, और कार्बन फ्लोरीन के पास भी क्या है, 2p। तो यहां पे कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी, 2p 2p बैक बॉन्डिंग, ठीक है। ऐसी कार्बन और क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के पास भी क्या होंगे, लोन पेयर होंगे, और वैकेंट ऑर्बिटल किसके पास होंगे बेटा, हाँ। तो यहां पर इसके पास 2p ऑर्बिटल होगा, इसके पास 3d ऑर्बिटल होगा। तो इसमें क्या करेगा, बैक बॉन्डिंग शो करेगा करेगा तो कैसी बॉन्डिंग होगी, 2p 3d बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग। अब मुझे बताइए इन दोनों के अंदर किसके अंदर बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, जिसकी बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसकी सोल्यूबिलिटी ऑर्डर भी ज्यादा होगा। तो आपका ऑर्डर आएगा, सबसे ज्यादा आपका CF2, देन CCl2, देन BF2 CF2 सॉरी। इस तरीके से आपका ये सोल्यूबिलिटी ऑर्डर, बात ध्यान आ रही है, जितनी ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतना ही ज्यादा आपका सोल्यूबिलिटी ऑर्डर भी ज्यादा होगा, ठीक है बेटा, नोट करो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कोई और केस देखते हैं कि और कितने टाइप के केस बन सकते हैं। हाँ, उसके बाद आपने सोल्यूबिलिटी चेक कर ली किसी भी मॉलिक्यूल के बीच में, तो आपको देखना है कि जितना ज्यादा उसमें 2p होगा उतना ही ज्यादा उसमें सोल्यूबिलिटी ऑर्डर भी ज्यादा होगा। देन उसके बाद क्या चेक करेंगे, 2p 3p, क्योंकि हमें पता है बैक बॉन्डिंग कहाँ देखने को मिलती है, एक तो सेकंड पीरियड से सेकंड पीरियड और एक मिलती है सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड, उसके बाद हमारी कोई बैक बॉन्डिंग होगी नहीं, ठीक है। और हाइड्रोजन के पास तो कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो वह जब नहीं होगा तो बैक बॉन्डिंग कोई होगी नहीं, तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, सबसे कम हो जाएगी। चलो, ये कुछ बैक बॉन्डिंग का एग्जाम्पल थे। अब हम उसके बाद बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ, कि हम बैक बॉन्डिंग के थ्रू एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे निकालते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो आप इसको नोट कर लिया होगा, मैं रफ करता हूं फिर हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालो एसिडिक स्ट्रेंथ। देखो, अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं, देखो बेटा, कौन सी एप्लीकेशन है, शायद 6 नंबर की है। देखो, मैं कोई 3-4 मॉलिक्यूल लेके चलता हूं या फिर कंपेयर कर लेता हूं, CHCl3 और आपका ले लिया CHF3। तो जब भी आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकालोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने से पहले आपको एक चीज याद आनी चाहिए कि जब भी हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकालते हैं H+ आयन का रिमूव करते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये जब हम बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड पैरामीटर में पढ़ रहे थे उसमें पहले भी यही बताया था कि एसिडिक स्ट्रेंथ को निकालने से पहले हम किसको रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ H+ आयन। फिर उसके बाद देखते हैं जैसे ही रिमूव होगा H+ आयन तो उस सेंट्रल एटम के पास कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो नेगेटिव चार्ज जितना डीलोकलाइज हो जाएगा उतना ही उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर भी ज्यादा होगा, है ना। तो इसमें से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, रिमूविंग ऑफ H+ आयन। देखो, अगर मैं बात करता हूं H+ आयन निकालता हूं CH3Cl3 में, H+ रिमूव करा तो कहां से निकलेगा, सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन, तो कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा और CCl3। वैसे ही मैं बात करूं CF3, H+ आयन निकाला, C नेगेटिव F3। अब दोनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर बॉन्डिंग चेक करेंगे, जिसमें बॉन्डिंग ज्यादा होगी हाँ उसका ही एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा, बस। तो मैंने लिया यहाँ पर C,
नेगेटिव चार्ज, एफ एफ एफ, लोन पेयर 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 लोन पेयर। वैसे मैं क्या ले सकता हूँ, कार्बन लोन नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल है, 2p, इसके पास भी क्या होगा 2p, इसके पास कौन सा होगा 2p, इसके पास कौन सा होगा 3d। बात समझ में आ रही बेटा। अब यहाँ पे देखनी बॉन्डिंग। अब जो सेंट्रल एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6 और एक नेगेटिव चार्ज। मतलब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और लोन पेयर मानते हैं ना एक नेगेटिव चार्ज को। देखो कार्बन के पास इनिशियल कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 4 हो गए। 3 बॉन्ड बना लिए, तीनों को एक एक शेयर किया होगा, तो तीनों के साथ एक एक शेयर किया, कितने हो गए 7। मतलब 3 शेयर किए होंगे तो 3 लिए भी होंगे ना बेटा, कितने हो गए 7, और एक नेगेटिव चार्ज आ गया, टोटल कितने हो गए 8। बात समझ में आई नहीं आई, मुझे लग रहा है कि थोड़ा गड़बड़ लग रहा होगा। कार्बन के पास इनिशियल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन थे। फ्लोरीन के पास क्या 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्ड बना लिया, 2 बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड बना लिए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 6। एक नेगेटिव, ये वाला एक बचा होगा, कार्बन का खुद का बचा हुआ एक, कितने हो गए 7, और एक नेगेटिव चार्ज आ गया, टोटल कितने हो गए बेटा 8। तो यहाँ भी 8 कंप्लीट है, यहाँ भी 8 कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन के पास भी कितने 8 कंप्लीट है, क्योंकि 2p ऑर्बिटल क्या हो गया, फिल हो गया होगा। अब मुझे बताइए जब दोनों फिल हो गए हैं तो क्या कोई सी बॉन्डिंग शो करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, ना तो कार्बन के पास, कार्बन ने भी क्या कर लिया 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, तो इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन आपको पता है थर्ड पीरियड के एलिमेंट में क्या होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। तो जब इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, डोनेट करेगा, और कैसी बॉन्डिंग करेगा, बैक बॉन्डिंग। क्या करेगा बेटा, बैक बॉन्डिंग। और वो कौन सी होगी, बैक बॉन्डिंग कौन सी होगी, 2p 3p, और यहाँ पर कोई भी 2p 2p बॉन्डिंग नहीं होगी, है ना। और यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयर इज नो एनी वैकेंट ऑर्बिटल ठीक है ना। तो यहां पर कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यहां पर भी कोई भी बैक बॉन्डिंग, तो लिख सकते हो नो बैक बॉन्डिंग इन C नेगेटिव F3। यहां पर भी कोई भी इसमें आपकी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, नो बैक बॉन्डिंग इन CF3, बट यहाँ पे पॉसिबल है ना। तो आपके स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इसकी इंक्रीज होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग इंक्रीज। बैक बॉन्डिंग क्या हो रही है, वहां पर इंक्रीज हो रही है, बैक बॉन्डिंग इंक्रीजिंग। किसकी फॉर्म में हो रही है, 2p 3p के कारण, क्योंकि एक के पास तो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर सकता है। जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर बचा होगा उसको डोनेट कर सकता है, तो कैसी होगी, बैक बॉन्डिंग होगी। और जब बैक बॉन्डिंग होगी तो आपका जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इस केस में इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, यहाँ पर कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। ठीक है, चलो उसके बाद मैं एक क्वेश्चन और लेके चलता हूं, शायद इसका अपोजिट है, अपोजिट का मतलब चार्ज अपोजिट है, और वहां पर मैं देखता हूं आप कितने बच्चे उस चीज को सही अरेंज करते हो। बेटा बताइए बेटा जी, उसमें अपना कंसेप्ट लगाना है और आपको आंसर बताना है।
अभी मैंने ये निगेटिव लिया था, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन लेके चलता हूं। CF3 पॉजिटिव, Cl3 प्लस। यहां पर पूछ रहा है एसिड की स्ट्रेंथ, नहीं पूछ रहा, यहां पे पूछ रहा है कि बैक बॉन्डिंग किसके अंदर ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो वैसे बता सकते हो, वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए आप क्या निकालते हो, H+ आयन निकालते हो, लेकिन उसने यहाँ पे H+ नहीं निकाला, H नेगेटिव निकाला है, मतलब बेसिक कंडीशन में काम करवा रहा है। तो बेसिक कंडीशन में क्या होगा आपका, वहां पर H- निकलेगा, H- निकलेगा तो कार्बन के पास कैसा चार्ज छोड़ के जाएगा, बोलो बेटा, निगेटिव पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर था एसिडिक स्ट्रेंथ में H+ आयन निकालते हैं, इसमें उसने पहले ही H निकाल के दे दिया है और ये मॉलिक्यूल, उसमें पूछ रहा है कि बताइए कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल मॉलिक्यूल पूछ रहा है। तो आपको उसमें क्या देखनी पड़ेगी, बैक बॉन्डिंग। तो कैसे देखेंगे, देखो बेटा, सिंपल, CF सेंट्रल एटम के पास पॉजिटिव चार्ज। वैसे इसकी बात करेंगे, कार्बन सेंट्रल एटम के पास पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब मुझे बताइए सेंट्रल एटम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो देखो ऐसे याद करो, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं 4, मतलब एक उसका जा चुका है, तो कितने बचे होंगे, 3 बचे होंगे, तीनों के साथ क्या कर लिया, एक एक बॉन्ड बना लिया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, वही 1 2 3 4 5 6। वैसे इसके पास भी कितने बचेंगे, 6। अब मुझे बताओ कार्बन के पास कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 6, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, इसका मतलब उसके पास क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा। अब वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, तो यहां पर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर, इधर भी लोन पेयर। वैसे इसके पास भी क्या होगा, वैकेंट ऑर्बिटल होगा, और इसके पास भी क्या होंगे, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर। जबकि वैकेंट ऑर्बिटल क्लोरीन के पास भी है, लेकिन अब पहले ही सेंट्रल एटम क्या है बेटा, डेफिशिएंस हो गया, तो फैक्टर क्या चलेगा, उल्टा चलेगा। अब यहां पे देखो, ये वाला लोन पेयर भी डोनेट कर सकता है और ये वाला लोन पेयर भी इसको डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पे देखो किसकी बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, हाँ अब ये केस बताया था 2p ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कंपेयर टू 2p 3d से। तो फ्लोरीन के पास कौन सा ऑर्बिटल, 2p, और इसके पास भी क्या, 2p, तो इसमें कौन सी ओवरलैपिंग होगी, 2p बैक बॉन्डिंग, 2p बैक बॉन्डिंग। जब यहां पर 2p बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और यहां पर कौन सी बैक बॉन्डिंग होगी, 2p 3p होगी, 3d, दोनों के केस में बैक बॉन्डिंग होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग कौन सी ज्यादा होती है, 2p, स्मॉल स्मॉल के साथ खुश रहता है, 2p 3p 3d बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग। ठीक है बेटा, तो इसमें दोनों में ऑर्डर लगाएं तो किसका ज्यादा होगा, 2p वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू 2p 3d। तो आप यहां से बता सकते हो CF3 इन केस ऑफ कार्ब कटायन में ज्यादा स्टेबल होगा CCl3, लेकिन निगेटिव वाले में उल्टा देखने को मिल रहा था। तो बेटा क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना एग्जाम के अंदर कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है या फिर उसके पास पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। अगर नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है तो आपका क्लोरीन वाला ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज दिया है तो आपका फ्लोरीन वाला ज्यादा, क्लोरीन वाला ज्यादा होगा। तो क्योंकि निगेटिव वाले में क्या हो रहा है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है कार्बन का, लेकिन पॉजिटिव वाले में डेफिशिएंस हो जाता है। और मैंने एक चीज आपको बताई है, 2p बैक बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल देन 2p 3d बैक बॉन्डिंग। बात समझ में आ रही है? अगर मेरी ये बात समझ में आ गई है बेटा तो इसको नोट कर लो। तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर स्टेबल। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। और एसिडिक स्ट्रेंथ को हमेशा याद रखना, एसिडिक स्ट्रेंथ हम सिर्फ निकाल सकते हैं, किसके केस में निकाल सकते हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ हम H+ आयन को रिमूव करके ही एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। अदर देन उसके बाद हम अगर कार्बोकटायन जनरेट हो रहा है तो वहां से सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी ही बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, स्टेबिलिटी, कि मॉलिक्यूल कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, यहां तक मेरी चीजें समझ में आ गई हैं। चलो इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं, चलो मैं देख लेता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका अगर मिलता है बुक में तो कराता हूं मैं आपको स्टेबिलिटी से रिलेटेड। और फिर आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके बाद, जो भी इसके बाद आएगा।
तो मैं इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन देख लेता हूँ, अगर आप लोगों के लिए मिल जाता है बुक में तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे देन। ठीक है बेटा, बुक में बेटा इस टाइप का कोई क्वेश्चन देखने को मिला ही नहीं है, जो भी थे मैंने देख लिया, बुक में तो कोई इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते अपने टॉपिक पे। ठीक है बेटा, अगर ऐसा कोई केस मिलेगा तो असाइनमेंट में डाल देंगे। ठीक है, चलो रफ करते हैं इसको। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं बेटा अपना, ये इसके कुछ एप्लीकेशंस पार्ट थे, इनको अच्छे से देख लेना बैक बॉन्ड के। और बैक बॉन्ड से क्या बनती है आपकी बैक बॉन्डिंग। अब हम बात करेंगे बेटा एक्सटेंट बैक बॉन्डिंग। ठीक है ना, एक्सटेंट बैक बॉन्डिंग कैसे एक्सटेंड होती है किसी मॉलिक्यूल का मोनोमर फॉर्म में, डाइमर फॉर्म में और आपका पॉलीमर फॉर्म में, है ना। चलो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर हेडिंग डालते हैं बेटा। देखो अब बात करेंगे बेटा ब्रिज बॉन्ड। ब्रिज बॉन्ड ये वाले ब्रिज बॉन्ड नहीं जो फ्लाईओवर वाले होते हैं, है ना, लेकिन कुछ देखने को ऐसे मिलेंगे। कभी आप सोचो ब्रिज बॉन्ड की बात करेंगे सर, फ्लाईओवर पे जा रहे हैं, फ्लाईओवर पे जाकर रुक गए, सर यही ब्रिज बॉन्ड है ऐसा नहीं, लेकिन हाँ कुछ सिमिलर मिलेगा, उनसे उन जैसे ही रिलेटेड मिलेगा केमिस्ट्री के अंदर भी कि ब्रिज बॉन्ड कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे ब्रिज बॉन्ड के बारे में वो बात करेंगे हम BH3 में। BH3 इसको क्या बोलते हैं, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड। ठीक है, और इसकी फॉर्म होती है मोनोमर। क्या फॉर्म होती है, मोनोमर। ठीक है, तो BH3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है इस तरीके से, इसको क्या बोलते हैं, मोनोमर। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्लेनर। कैसा, ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का जरूर खासकर ध्यान रखना, क्योंकि ब्रिज वाले बॉन्ड में क्या होती है, एक्सटेंड बॉन्डिंग होती है, तो अपनी हाइब्रिडाइजेशन को हर फॉर्म में वो एक्सटेंड करते रहते हैं। ठीक है, तो BH3 में हाइब्रिडाइजेशन आपका sp2 होगा और ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल होगा। अगर मैं इसका मोनोमर फॉर्म बनाऊं, डाइमर सॉरी, BH3, क्योंकि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 6, तो हर मॉलिक्यूल क्या चाहता है, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करता है। जैसे कि हम भी आप डेली लाइफ में भाग दौड़ मचा रहे हैं, है ना, भाग दौड़ मचा रहे हैं मतलब कोचिंग कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को स्टेबल करने के लिए, है ना। देखो अब ये जैसे डाइमर फॉर्म में जाएगा तो इसके मुझे कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2, डाइमराइज कराना पड़ेगा तो क्या बन जाएगा, B2H6। जैसे ये B2H6 बनेगा अपने ऑक्टेट को क्या कर लेगा, खटाक से कंप्लीट कर लेगा। देखो अब मैं B2H6 की बात करूं तो कुछ B2H6 अपने ऑक्टेट को क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। अच्छा, जब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, देखो क्यों ये डाइमर फॉर्म में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि डाइमर फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि इसके पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास p ऑर्बिटल खाली पड़े होंगे, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो हर इंसान वही चाहता है, अपने सिमिलर टाइप से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है ना। अभी बताया था ना बेटा कि गरीब आदमी गरीब के साथ ज्यादा खुश रहता है, अमीर आदमी अमीर के ज्यादा खुश रहता है। तो वैसे ही जो बोरॉन ट्राई हाइड्राइड होगा वो दूसरे अपने सेम टाइप के मॉलिक्यूल से ज्यादा कंफर्टेबल स्टेबिलिटी गेन करेगा कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल, इसलिए डाइमर फॉर्म कौन सी लेगी, सेम टाइप के मॉलिक्यूल, और वो आपस में क्या कर लेंगे, एक दूसरे को डाइमराइज कर लेंगे। तो बेटा इसका जो स्ट्रक्चर कुछ है B2H6 का वो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, BH H बोरोन ये दूसरा मॉलिक्यूल होगा,
H H H। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होगा बोरोन के पास। अब ये डाइमराइज कैसे होता है? अब हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। इस हाइड्रोजन के पास भी कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन। अब ये डाइमराइज होगा तो मतलब इसके बीच में बॉन्ड बना होगा बोरोन। अब इसको ऐसे तो बना नहीं सकते हम, गलत हो जाएगा बेटा फिर से। अब ये क्या करता है? अब गरीब आदमी जो होता है उनको लालच बहुत होता है, अमीर आदमियों का इनको लालच हुआ किस चीज का? गरीब आदमी को लालच दिया गया कि तुझे रोटी कपड़ा मकान सब मिलेगा, बस वोट हमें देना। बात समझ में आ रही? रोटी कपड़ा मकान सब मिलेगा, वोट हमें देना। अब इसको बोरोन के पास घर दिख रहा है, खाली घर दिख रहा है। वादे हो गए, सरकार आई और हाइड्रोजन को लालच देके गई कि जो हमें वोट देगा उसको रोटी कपड़ा मकान सब मिलेगा। इसके पास रोटी भी थी, कपड़ा भी था, मकान नहीं था। मकान का लालच दिखा, बोला ठीक है। तो ये क्या करेगा? बोरोन के पास क्या है? बोरोन क्या है? बीजेपी बोल रहा हूँ, बी से बीजेपी याद आ रहा है। सरकार का घर है, सरकार के पास बंगले खाली हैं, बहुत सारे बंगलों हैं, है ना? तो इसको लालच दिखा तो ये क्या करता है? इससे कहता है यार मैं तेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन मुझे छोड़ दे और मैं कहाँ जाता हूँ? अपने बंगलों में जाना चाहता हूँ, है ना? बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। ये बोलता है ठीक है, लेकिन जैसे बॉन्ड टूटता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको देता है? इसको देने की कोशिश करता है। वैसे ये भी क्या करता है? इसको भी लालच मिलता है, ये भी टूटने की कोशिश करता है। लेकिन कंडीशन ऐसी आती है, गवर्नमेंट ने अपने उसको रूल और रेगुलेशन नहीं समझाए थे, सिर्फ और उसको बताया घर। उसको बस घर दिख रहा है, रूल और रेगुलेशन कुछ नहीं मालूम कि क्या टर्म्स और कंडीशन है गवर्नमेंट की घर देने की, नहीं मालूम। तो क्या करता है? जैसे ही ये वैकेंट ऑर्बिटल में कूदता है तो ना तो ये अपना घर छोड़ पाता है और ना दूसरे के घर में जा पाता है। तो जैसे ये करता है तो कुछ इस तरीके से मिलता है, बोरोन हाइड्रोजन, बोरोन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब ये ना तो बेचारा इधर का रहा, तो ऐसे एक्चुअल में होता क्या है? इस तरीके से बॉन्ड बनता है, ना तो इधर पूरा कंप्लीट गया ना इधर गया, इस तरीके से। बाद में इसको सॉलिड दिखा देंगे। इस तरीके से इनकी बॉन्डिंग शुरू हो जाती है। इधर से बॉन्ड टूटना स्टार्ट होता है, इधर बनना स्टार्ट होता है। लेकिन उसको गवर्नमेंट की टर्म्स और कंडीशन मालूम नहीं थी, ना तो वो अपना इस घर में पहुंच पाया और ना ही अपने घर में रह पाया। ठीक है, अब ये बॉन्ड इस तरीके से बना। हाइड्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो अकेला आदमी परेशान है, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? ठीक है, तो ये क्या करता है? बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते? तीन। दो तो एक एक तो इनको दे दिया, एक इस हाइड्रोजन को दे दिया होगा। हाँ, फिर हाइड्रोजन बेचारा रोता है क्योंकि अपना घर भी छोड़ चुका है और दूसरे का घर भी नहीं मिला। तो आधा कंट्रीब्यूशन इधर छोड़ देता है, आधा कंट्रीब्यूशन इधर छोड़ देता है। वैसे आधा कंट्रीब्यूशन इधर छोड़ेगा, आधा कंट्रीब्यूशन इधर छोड़ेगा। हाइड्रोजन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। एक इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और आधा इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। इस तरीके से एक क्या बन जाता है आपका? सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन बन जाता है। वैसे आधा बॉन्ड इसको देगा, आधा। अब वो बेचारा बीच में फंस गया। क्या हो गया? अब वो बेचारा बीच में फंस गया कि गवर्नमेंट ने, आए दिन देखते हो कितने बड़े बड़े वादे होते हैं, अब बेचारे लोग झांसे में आके वोट देते हैं, बीच में फंस जाते हैं। ना वो इधर के रह पाते हैं ना वो इधर के। ऐसे बॉन्ड जो बनते हैं इनको क्या बोलते हैं? ब्रिज। क्या बोलते हैं बेटा उनको? ब्रिज बॉन्ड। क्या बोलते हैं उनको? ब्रिज बॉन्ड। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन का हाफ कंट्रीब्यूशन इधर होगा, हाफ कंट्रीब्यूशन इधर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। अगर आप यहाँ पे एक काउंट करोगे, एक और एक दो, तो दो तो कभी हो ही नहीं सकते भाई, दो तो हाइड्रोजन के पास कभी हो ही नहीं सकते। तो क्या करा होगा उसने? आधा इसको दे दिया होगा, आधा इसको दे दिया होगा, और कहाँ फंस गए? भाई साहब बीच में फंस गए। अब जब तक ये सरकार रहेगी 5 साल 10 साल आपको रोना पड़ेगा, और रोगे कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि लालच बुरी बला है। तो लालच कभी नहीं लेना चाहिए। लालच लो, पहले चीजों को देख लो, समझ लो, तभी लालच लेना चाहिए। तो आधा इलेक्ट्रॉन इधर गया होगा, आधा इधर गया होगा, आधा इसमें भी इधर गया होगा, आधा इधर गया होगा। तो आप देख सकते हो बोरोन के पास भी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
हाफ हाफ, एक इलेक्ट्रॉन इन दोनों पे और 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास, तो टोटल 3 है अभी भी, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है ना। इस बोरोन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। देखो हाफ हाफ, एक हो गया, और एक इसको दिया होगा 2, एक इसको दिया होगा 3, अभी भी 3 है, अभी भी 3 है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन देखें, ये होती डाइमर फॉर्म। अगर मैं बात करूं, अब इसकी बात करूं, अब इसने अपनी ऑक्टेट क्या कर ली होगी? कंप्लीट कर ली होगी। अब इसमें देखो बेटा कितने बॉन्ड बना रहा है ये? 4 बॉन्ड बना रहा है। कितने बॉन्ड बना रहा है? 4। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बनाएगा। तो डाइमर की फॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? बोलो, sp3। और इसकी भी क्या होगी? sp3। और इसकी यहां पे ऑक्टेट कितनी होगी? कंप्लीट, ऑक्टेट कंप्लीट। ठीक है, ऑक्टेट कितनी होगी बेटा? कंप्लीट होगी। देखो, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6 8 हो गए। तो इसने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, इसने भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट कर ली। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल, तो ज्योमेट्री क्या होगी इसकी? टेट्राहेड्रल। ठीक है, बात करते हैं। देखो बेटा, अभी इसको बॉन्ड क्या बोलते हैं? ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं। अब इसकी शेप कैसी होगी? तो शेप कैसी होगी इसकी? जो शेप होती है ब्रिज बॉन्ड की, बनाना बॉन्ड होती है कुछ इस तरीके से। जो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए डाइमर फॉर्म OB2H6 में कैसी शेप बनती है? तो कुछ बनाना जैसा केला होता है ना, केला टाइप बनाना, इस तरीके से। ठीक है, और डाइमर फॉर्म में क्या कर लेता है अपने आप को बेटा? ये अपने आप को क्या कर लेता है? स्टेबल बना लेता है। लेकिन मोनोमर में क्या होता है? अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? डेफिशिएंट। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इसमें होता है बॉन्ड। तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है ब्रिज में? बनाना बॉन्ड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp3 टेट्राहेड्रल। उसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हाँ, इसके अंदर बताइए कितने इलेक्ट्रॉन, कितने सेंटर स्पीसीज है ये B2H6 कितने इलेक्ट्रॉन, कितने सेंटर स्पीसीज है? तो वो देखते हैं बेटा हम ब्रिज वाली। कौन सी देखते हैं? ब्रिज वाली में स्पीसीज को चेक करेंगे। देखो कितने सेंटर, देखो एक ब्रिज बॉन्ड बनाने के लिए कितने सेंटर यूज किए जा रहे हैं? 1 2 3, मतलब एक ब्रिज बॉन्ड बनाने के लिए कितने सेंटर यूज किए जा रहे हैं? एक स्पीसीज में 3C का मतलब 3 सेंटर। कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए जाएंगे बेटा? देखो आधा आधा, एक आधा इसका होगा, आधा इसका होगा, कितने टोटल कितने हो गए? 2। भाई आधा आधा एक, आधा आधा एक, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए जा रहे हैं बेटा इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक B2H6 में, B2H6 स्पीसीज में जो आपकी जो ब्रिज रिप्रेजेंटेशन होगी वो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। कितने इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का और 3 सेंटर का। देखो 1 2 3, 3 सेंटर, 2 इलेक्ट्रॉन्स, आधा इधर आधा इधर, एक हो गया। आधा बोरोन का, आधा बोरोन का, इसका कितने हो गए? वैसी सेम कंडीशन का होगी नीचे। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए डाइमर फॉर्म हो B2H6 कितने इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है? तो आपको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें ढूंढना है। यहाँ पे कोई और भी हो सकता है, हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है। हर कंडीशन को हम लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम कंडीशन किसकी लेके चलते हैं? हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, क्लोरीन भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, ब्रोमीन भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और मिथाइल ग्रुप ले लें वो भी एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो आपको स्पीसीज क्या होगी? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी, याद रखोगे। और डाइमर फॉर्म में इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी, ऑक्टेट कंप्लीट होगी, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी। लेकिन मोनोमर की बात करें, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, क्योंकि इसके पास क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन। अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपने को किस में कन्वर्ट कर लेता है? डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? तो बोरोन के पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन होने के कारण उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं मोनोमर की फॉर्म में, लेकिन वो जब डाइमर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की तरह काम करने लगता है, मतलब ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। क्या मेरी बात समझ में आई?
तो इनको क्या बोलते हैं बेटा, जो इन दोनों बोरोन एटम के बीच में जो हाइड्रोजन होगा उनको ब्रिज बॉन्ड बनेंगे, और इनकी जो ज्योमेट्री बनती है इनको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच की ज्योमेट्री बनती है उसको क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि बनाने की तरह, केले की तरह दिखाई देते हैं। इनकी जो ज्योमेट्री हो जाती है लाइके के जैसे बनाना। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, इसके पास भी वैकेंट पी ऑर्बिटल, तो लालच मिलता है, और लालच मिलती क्या कर लेते हैं अपने आप को। हाँ ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं पॉलीमर फॉर्म में, कि इसका पॉलीमर फॉर्म क्या होगा, क्या होगा इसका पॉलीमर फॉर्म। तो ये तो शायद आपने लिख लिया होगा, तो मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, फिर आप पॉलीमर फॉर्म की बात करेंगे, फिर उसके बाद एंगल की बात करेंगे, और इनको बोलते, हाँ चलो उसको लिखने से पहले इसको लिख लो। इसको बोलते हैं बेटा हम टर्मिनल बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, टर्मिनल, क्योंकि टर्मिनल पे प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं टर्मिनल बॉन्ड। तो इसमें अगर मैं पूछूं, बताइए B2H6 में टर्मिनल बॉन्ड कितने होंगे, 1 2 3 4। तो इसके अंदर कितने होते हैं यहाँ पे लिख सकते हो। चलो पहले इसको पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर पॉलीमर की बात करेंगे। तो इसमें 4 टर्मिनल बॉन्ड होंगे, 4 टर्मिनल BH बॉन्ड। ठीक है, और इसमें ब्रिज बॉन्ड कितने होंगे, 2, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं 2 ब्रिज बॉन्ड, और ब्रिज बॉन्ड किसकी फॉर्म में होंगे, BHB की फॉर्म। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन यहां से जनरेट होता है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल। तो यहां पर बॉन्ड लेंथ देखेंगे किसकी ज्यादा होगी, और बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा। तो एक बॉन्ड एंगल तो आपको बेटा ये देखने को मिलेगा, ये वाला, इसको मैंने θ1 मान लिया, और एक बॉन्ड एंगल ये देखने को मिलेगा, इसको θ2 मान लिया, है ना। तो अब हम क्या चेक करेंगे इसमें, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होगी, और फिर देखेंगे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। तो आप मुझे बताइए, सिंपल सोचो कि बॉन्ड एंगल आपका ब्रिज का ज्यादा होगा या फिर टर्मिनल का ज्यादा होगा। सिंपल बेटा सोचो, बोलो, सिंपल है बेटा, आप बता सकते हो। बताओ बेटा, खुद से दिमाग लगाओ, आइडिया दो, फिर मैं बताता हूं आपको। देखो आंसर आ गया होगा। देखो जो बॉन्ड एंगल होता है वो बेटा आपका टर्मिनल का ज्यादा होता है अंदर वाले से, सॉरी उल्टा बोल गया, अंदर वाले का ज्यादा होता है बाहर वाले से। ऐसा क्यों होता है बेटा, जो हमारा θ2 है, θ2 क्या है, ब्रिज बॉन्ड है। तो ये अपने आप को क्या करता है, देखो पहले इस तरीके से था, डाइमर की मोनोमर की फॉर्म में 120 के एंगल पे था। तो इसमें क्या होता है, ये ज्यादा से ज्यादा ऊपर एक्सटेंड होते हैं ब्रिज बॉन्ड में, और साइड वाले नीचे होते चले जाते हैं। बात समझ में आ रही बेटा। फिर से उल्टा बोल गया, हमेशा टर्मिनल का ज्यादा होगा और अंदर वाले का कम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारा जो बॉन्ड एंगल हो गया आपका θ1 θ2 ज्यादा होगा, θ1 कम होगा। अब बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ का केस में क्या मिलेगा, बोलो बेटा, बॉन्ड लेंथ के केस में क्या होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो आपका बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, θ2 का। देखो मैं इसको रफ करके फिर से बताता हूं अच्छे से, मैं भी गड़बड़ कर गया फ्लो में। ठीक है, देखो बेटा ऐसे देखो इसको, हाइड्रोजन बोरोन, बड़ा करके बनाना, थोड़ा सा अच्छे से बनाना बेटा। हाइड्रोजन इधर दिख रहा है ना, हाइड्रोजन बोरोन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो लिख ही लिया होगा आपने। देखो दिख रहा है ना बेटा, उधर
कॉर्नर में नहीं दिख रहा, चलो कुछ करते हैं इसका थोड़ा सा। देखो बेटा, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो बेटा, यहां का जो थीटा होगा उसको मैंने बोल दिया θ1 और बाहर का बोल दिया θ2। देखो, जितना ब्रिज बॉन्ड ऊपर को जाएगा, जितना ब्रिज बॉन्ड ऊपर को जाएगा उतना साइड वाला क्या होता चला जाएगा, एक्सपेंड होता चला जाएगा, खुलता चला जाएगा। खुलता चला जाएगा तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, आपका θ2 ज्यादा होगा θ1। मतलब टर्मिनल का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा किससे, ब्रिज बॉन्ड से, पहली बात। दूसरी बात ये कि बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ देखो बेटा, जैसे जैसे ब्रिज बॉन्ड बनेगा ऊपर को एक्सपेंड होता चला जाएगा, मतलब लेंथ ऊपर वाली बढ़ती चली जाएगी और साइड वाले खींचते चले जाएंगे। ये ऊपर जाएगा, साइड वाले खींचते चले जाएंगे। तो मुझे बताइए बेटा, इस वाले केस में क्या होगा, जैसे जैसे जो ब्रिज बॉन्ड होंगे वो ऊपर एक्सटेंड होते चले जाएंगे और जो टर्मिनल बॉन्ड होंगे वो खींचते चले जाएंगे। तो आप बताइए बॉन्ड लेंथ किसकी इंक्रीज होगी, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा, जो ब्रिज बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। लिख सकते हो बी एच ब्रिज की ज्यादा होगी बी एच टर्मिनल। ठीक है, अब बात आती है बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होनी चाहिए, आपको एक चीज पता है कि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, कि जहां पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी वहां पर बॉन्ड लेंथ होगी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों, हाँ क्योंकि बेटा जितना अट्रैक्शन ज्यादा होगा न्यूक्लियस का उतनी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वही चीज यहां पे देखने को मिली। तो देखो टर्मिनल पे कितने सेंटर, कितने एटम है, 1 2 है ना, 2 एटम मिल रहे हैं टर्मिनल पे, तो 2 ही न्यूक्लियस होंगे भाई, सही बात है। लेकिन अगर ब्रिज में बात करते हैं 1 2 3, 3 सेंटर, मतलब 3 न्यूक्लियस मिलेंगे। अब जब 3 न्यूक्लियस मिलेंगे ब्रिज बॉन्ड के अंदर, तो मुझे बताइए बेटा कौन सा बॉन्ड आसानी से तोड़ सकते हो, टर्मिनल वाला या फिर ब्रिज वाला। ब्रिज वाले बॉन्ड को डिफिकल्ट होगा तोड़ना कंपेयर टू टर्मिनल वाला। तो इसमें ऐसा क्यों, हाँ 3 न्यूक्लियाई सेंटर होने के कारण। तो आप लिखो बेटा बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, बॉन्ड एनर्जी किसकी, ब्रिज की ज्यादा होती है, किससे, बी एच टर्मिनल में। ठीक है, रीजन लिख सकते हो, ड्यू टू देयर इज 3 न्यूक्लियाई सेंटर प्रेजेंट इन ब्रिज फॉर्म। ठीक है ना, और यहां पर कितने बेटा, 2। तो यहां पर 2 न्यूक्लियाई सेंटर होने के कारण और ब्रिज में 3 न्यूक्लियाई सेंटर होने के कारण, तो ब्रिज की जो बेटा बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी। और आपको पता है कि जितना न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा उतना इसमें फोर्स भी ज्यादा होगा, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है। अब इसमें एक चीज ये पूछ लेता है कि मुझे बताइए प्लेनर एटम कितने हैं और नॉन प्लेनर एटम कितने हैं। तो मैं इसमें अगर प्लेनर एटम की बात करूं और नॉन प्लेनर की बात करूं, तो प्लेनर और नॉन प्लेनर देखने के लिए क्या डालना पड़ेगा, मुझे एक प्लेन पास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, एक प्लेन पास करना पड़ेगा। तो 1 मिनट के लिए मैं θ1 θ2 हटा देता हूं और एक यहाँ पे प्लेन डालता हूं। ये तो शायद आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर देता हूं बेटा। देखो जब मैं प्लेन डालता हूं तो बेटा मुझे कुछ इस तरीके से प्लेन देखने को मिलेगा, इस तरीके से। ये थोड़ा आउट जा रहा है, आप बना लेना स्क्वायर टाइप का, इस तरीके से। ठीक है, और इस हाइड्रोजन को अंदर ले लेना। तो ये वाले जो बॉन्ड होते हैं बेटा, देखो आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि सारे के सारे बॉन्ड ही कहाँ हैं, प्लेन के अंदर, लेकिन एक्चुअल में होता कुछ इस तरीके से है। और वैसे ही इस वाले केस में होता है इस तरीके से। देखो कैसे,
दिख रहा होगा वैसे 3D में, अगर आप एज्यूम करो कि ये 4 एटम, जैसे हमारे बुक है, मैं बुक के थ्रू बताता हूं आपको, इस तरीके से ये मेरी बुक है, ये प्लेन है एक, और ये आपके ब्रिज बॉन्ड होते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। यहां पे इस कॉर्नर पे कौन है, बोरोन एटम है, देखो इस कॉर्नर पे कौन है, बोरोन एटम है, यहां हाइड्रोजन है, यहां पे बोरोन है, तो कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनता है आपका, शायद अगर समझ पाओ तो, इस तरीके से दिख रहा है बेटा। हाँ, मतलब ये बुक प्लेन में है और इसके ऊपर कौन है, ये आपके इस तरीके से ब्रिज बॉन्ड है। तो आप यहां से बता सकते हो ये इस तरीके से है बेटा, इस तरीके से ये आपकी बुक रखी हुई है प्लेन में, और ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे आपको ऊपर। तो ऊपर जब आपको दिखाई देंगे तो आप बोल सकते हो कि इसके अंदर कितने एटम प्लेन के अंदर है, कितने एटम आउट ऑफ प्लेन है। तो देखो बेटा, इसमें 4 एटम, देखो 1 2 3 4 5 6, तो लिख सकते हो 6 एटम इन द प्लेन, और 2 एटम्स कहां है, आउट ऑफ प्लेन, और वो कौन से हैं बेटा, ब्रिज एटम, और वो कौन से हैं बेटा, टर्मिनल और सेंट्रल एटम, टर्मिनल और सेंट्रल एटम। तो 6 एटम कौन कौन से, देखो एक तो ये वाला, मैं नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6, है ना। और आउट ऑफ प्लेन कौन कौन से हैं बेटा, 2, एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो यहां से जनरल क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि बताइए जो ये स्पीसीज होती है डाइमर फॉर्म, उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक क्वेश्चन। अगली बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए स्पीसीज कितने सेंटर कितने इलेक्ट्रॉन होती है, 2 क्वेश्चन, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मुझे बताइए जो बॉन्ड लेंथ होती है किसकी ज्यादा होती है, तो ब्रिज की ज्यादा होती है और टर्मिनल वालों की कम होती है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, तो आपकी ब्रिज वालों की ज्यादा होती है, टर्मिनल वालों की कम होती है। अगला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मुझे बताइए प्लेन के अंदर कितने एटम प्रेजेंट होंगे और आउट ऑफ प्लेन में कितने प्रेजेंट होंगे। 3 क्वेश्चन, 4 5 टाइप के क्वेश्चन बन गए। अगला क्वेश्चन ये पूछ सकता है, हाँ बॉन्ड एंगल के ऊपर पूछ सकता है, और ये पूछ सकता है कि बताइए डाइमर फॉर्म में B2S6 की या BH3 की डाइमर फॉर्म में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो आपकी क्या होगी बेटा, टेट्राहेड्रल होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। मुझे उम्मीद है ये सारी बोरोन की फैमिली की बोरोन हाइड्राइड के जितने भी हमने चीजें पढ़ी है आपको सारी समझ में आ गई होंगी। अब अगले केस में हम पढ़ेंगे इसके रिलेटेड हम जो भी हैं हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे BH3 की जगह बन सकता है BF3 बन सकता है या BCl3, उनको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे बेरिलियम के BeH2, उसमें भी क्या होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्पीसीज में। किसमें को देखने को मिलती है बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्पीसीज। तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्पीसीज होती हैं वो हमेशा क्या करती हैं आपकी, हाँ डाइमर फॉर्म में होती हैं। डाइमर फॉर्म बनाती है इसलिए क्योंकि वो अपने आप को स्टेबल कर सके, और वो सिर्फ और सिर्फ डाइमर फॉर्म उसी के साथ बनाती हैं जो उनके सिमिलर होता है ना। अगर मैं देखो बेटा, अगर मुझे किसी के साथ फाइट करनी है तो मैं अपने इक्वल वाले को ढूंढूंगा, ना कि मैं अपने को हेल्थ अपने से ज्यादा को, है ना। तो जहां जिसकी बॉन्डिंग मैच करेगी तो वो चीज मिलेगी, खुद में सिमिलरिटी, जो खुद के अंदर सिमिलरिटी होगी वो चीज दूसरे के अंदर है, उसी के साथ ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो डाइमर फॉर्म किसके बनाते हैं, वो अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा स्टेबल डाइमर फॉर्म बनाती है, ठीक है ना। तो अगली क्लास में बात करेंगे डाइमर फॉर्म की किसी और मॉलिक्यूल के बीच में। आज जो मैंने जितना बताया है, आई होप, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर बेटा कोई भी डाउट आता है तो लेक्चर के बाद अपना लेक्चर ख़त्म कीजिए, अपने डाउट को अंडरलाइन कीजिए, और ग्रुप में या फिर पर्सनल जो भी जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको डिस्कस कर सकते हो। हम ऑलवेज आपके साथ हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में इसी का दूसरा भाग लेके, मतलब दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल लेके, ठीक है बेटा। ओके, बाय बेटा।